आज इस 1.5 घंटे में क्या होने वाला है, अगर ये आपके दिमाग में है तो उसका एग्जाम्पल ये, याद कीजिए जब हमने पिछली बार टीवी खरीदा था, या अभी मोबाइल खरीदा था, या लैपटॉप, या फिर किचन का कोई मिक्सर, या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान। जब भी कोई सामान खरीदते हैं आप, साथ में इतना मोटा एक मैन्युअल आता है, इंस्ट्रक्शन मोटा सा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको उठा के फेंकते हैं, फिर हम खुद ही अंडरस्टैंड अपने तुक्का मारते हैं और काम चल भी जाता है। कभी भी हमने अपने पूरे जीवन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ जो मैनुअल आता है, ना तो उसको देखा, ना हमें कभी लगा कि उसकी ज़रूरत है। इवन जब हमने गाड़ी खरीदी लाखों रुपए की, उसके साथ भी एक मैनुअल होगा, सबसे पहले चाबी के साथ दिया होगा, वो कहाँ है, राइट। तो हिट एंड ट्रायल से हमने सीख ही लिया। बोलने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी, राइट, और बीमारियां, वो साइंस अगर आप सोचें तो वो 5 साल 7 साल 10 साल कितने पे समय लग सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, राइट, जो हम फटक से सीखना चाहते हैं क्विकली, बिना मैनुअल को पढ़े, जिसको पढ़ने के लिए तो कई साल लगेंगे, तो वो क्विकली जो समझने वाली बात है, प्रैक्टिकल जो अप्लाई करने वाली बात है, बस वही वाली बात करने जा रहे हैं 1.5-2 घंटे में, राइट। सो वो क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, उसके लिए मुझे आप में से किसी 1 या 2 लोगों की ज़रूरत है स्टेज पे। आप आइए, आप भी आइए, 2 लोग, आप और आप। अपने पास ओके। सो जो लोग डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हार्ट की दवा लेते हैं सालों साल से, या ब्लड थिनर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं सालों साल से, एक बात आपने सुनी है कि दवा को अचानक मत छोड़ देना, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर से बोलेंगे कि अगर दवा छोड़ दिया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। एक्चुअली क्या होगा दवा छोड़ने से? नंबर 1, दवा जब लेते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, आपने दवा डायबिटीज की ली, मुंह में डाला, अब बॉडी में क्या हो रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी वंस यू टेक द मेडिसिन। आपने ब्लड प्रेशर की दवा लिया, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपने शुगर की दवा ली, उसके बाद शुगर मेजर किया, वो एक्चुअली कम हो गया, यही तो हम चाहते थे। तो लक की दवा तो काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी, सारी दवाएं। आपने हेडेक की दवा ली, सिर दर्द गायब हो गया, दवा काम कर रहा है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, क्या हम चाहते हैं कि ऐसे ही काम करे? इसके लिए छोटा सा मैं एक नमूना पेश कर रहा हूं, आप 3 हेल्प करने के लिए मुझे, ठीक है। ये मेरे पास शॉपिंग बैग है, राइट, मैं शॉपिंग करके आया, अभी मेरी बीवी बैठी है और भी शॉपिंग किया, वो इस बैग में आया नहीं, राइट। तो मैंने 3 लोगों को बुला लिया यहाँ पे। सामान इसमें है, लेकिन थोड़ा सामान और भरना है। क्या आप इसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं? तीनों मिलके कर देंगे? इसको इसके अंदर डाल सकते हैं? आप भी आइए, इसकी हेल्प कीजिए, डालिए अंदर, पूरा बाहर दिखना नहीं चाहिए, अंदर चला जाए तो अच्छा है, पूरी कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा सा और है, वो भी डाल देंगे? डाल देंगे? डल जाएगा सर, डल जाएगा, डल जाएगा, राइट। थोड़ा और देंगे तो डाल, और अगर ये नहीं डाल पाए तो आप में से कोई ना कोई तो डाल देगा ना, कि नहीं डालेंगे? हाँ, आप में से कितने लोग डाल देंगे अगर ये ना डाल पाए? काफी सारे लोगों ने प्रेस किया। मैं सामान लाता जाऊंगा, अल्टीमेटली डालते जाएंगे, और अगर आप ना डाल पाए तो वो डालेंगे। जिस दिन जब वो बोलेंगे हम नहीं डाल सकते तो वो डालेंगे, फिर उनसे भी अगर ना डले तो वो ऊपर एक और है, बोल रहे हम तो डाल ही देंगे आप, है ना, यही ना। लेकिन जब तक हम चाहें, कोई ना कोई मिल जाएगा जो डालने को तैयार हो जाएगा, राइट। आखिर में क्या होगा? डालते 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 आखिर में क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? फट जाएगा,
एक दिन आएगा, राइट? वो फट जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा नहीं फट जाएगा, आपने ये नहीं बोला हम डाल देंगे, क्या वो नहीं पता। अब यूं मानिए कि ये आप हैं और ये आपका लंग्स है, स्टमक है, ये किडनी है और ये लिवर है, ये सारे ऑर्गन हैं। अब इसको ध्यान समझिए होता क्या है। जब आप डायबिटीज की दवा लेते हैं तो शुगर कहां पे? ब्लड में है, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल कितना लंबा होता है? 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर का ब्लड वेसल है, और मतलब पृथ्वी का करीब 2.5 चक्कर। उसके अंदर शुगर ज्यादा है। दवा लिया, दवा भी ब्लड वेसल में चला गया। दवा क्या करता है? शुगर को ब्लड वेसल से निकाल के हार्ट के अंदर छुपा देता है, किडनी के अंदर डाल देता है, लिवर के अंदर हाइड कर देता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में छुपा देता है, ठीक उसी तरह फंसा देता है, ठूस देता है, ठीक उसी तरह से जैसे आप बैग के अंदर इस कपड़े को ठूस रहे थे। अगर यहां जगह नहीं मिली तो पीछे पॉकेट है, यहां ठूस देंगे, यहां भी जगह नहीं मिली तो कहीं और पॉकेट है, वहां भी डाल देंगे, राइट? तो जितनी बार आप दवा लेते हैं ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा वो शुगर गया कहां? कहां चला गया? वैनिश हो गया? वो है तो बॉडी के अंदर ही ना, राइट? जादू की तरह तो नहीं हो सकता ना, मैजिक। आपने देखा शुगर लेवल हाई है, दवा लिया, अब ब्लड में शुगर कम, ब्लड में शुगर कम, लेकिन बॉडी में नहीं। बॉडी में शुगर अभी भी उतना ही है, क्योंकि कोई भी शुगर की दवा सिर्फ ब्लड से शुगर को हटाती है। थैंक यू, जा सकते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई भी शुगर की दवा सिर्फ ब्लड से शुगर को निकालती है, लेकिन वो क्या करती है? वो हार्ट में छुपा देती है, किडनी में छुपा देती है, वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में वो छुपा देती है। क्या यही हम चाहते हैं? जिस भी ऑर्गन में छुपा देगी, लिटरली वो ऑर्गन सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, खराब होने लगेगा। अगर आपने कभी हार्ट देखा हो एक डायबिटीज पेशेंट का, तो लिटरली उसमें बदबू आती है, राइट? क्योंकि वो शुगर कहीं जाता ही नहीं है, वो बॉडी के अंदर ही है, राइट? तो याद कीजिए, जब पहली बार आपने डायबिटीज की, आपको ऐलान हुआ कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आपके डॉक्टर ने एक छोटी सी दवा दी, मेटफॉर्मिन 500 mg। वो जो पतले वाले थे ना, वो है मेटफॉर्मिन 500 mg तीनों में से। लेकिन आपने क्या किया? वो दवा लिया, ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, मतलब कुछ चीजें ठूस दिया गया, लेकिन उसकी जो ताकत है थोड़ी कम है। फिर इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिसिन, ब्लड शुगर की दवा मेटफॉर्मिन लेने के बावजूद भी आपका शुगर नॉर्मल आने लगा, मतलब नॉर्मल से अबव आने लगा, हाई। अब आपने क्या किया? अब डॉक्टर के पास फिर गए। अब डॉक्टर क्या करेगा? अच्छा, इससे नॉर्मल नहीं आ रहा, मैं इससे ताकतवर एक और दवा दे देता हूं। फिर उस दवा ने भी सेम काम किया जैसे अभी दूसरे वाले ने किया था, लेकिन कब तक? क्योंकि हमारे बॉडी की एक वॉल्यूम है, एक कैपेसिटी है, राइट? तो कुछ समय के बाद वो मेडिसिन भी इनइफेक्टिव होना ही होना है, तब आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन वो पहले से तैयार है। उसके बाद उसके पास एक तीसरी दवा भी है, वो जो तीसरा पार्टिसिपेंट थे यहाँ पे। फिर डॉक्टर कॉम्बिनेशन ड्रग्स, एक से काम नहीं चल रहा, तीनों को मिला के कोशिश करके देखते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग्स मतलब एक दवा के अंदर 3 दवाएं हैं, राइट? ग्लूकोनॉर्म अभी अभी 4 दिन पहले बैन हुआ था, पता आपको? 4 दिन पहले ही कोर्ट ने बैन किया इस दवा को, राइट? 3-4 कॉम्बिनेशन दवाइयां, मतलब किसी भी तरह से एक काम करना कि शुगर को ब्लड से निकाल के कहीं भी फेंक दो, कहीं भी फेंक दो। फिर कहां फेंक रहे हैं उससे मतलब नहीं, शुगर नॉर्मल आना चाहिए। वो पेशेंट नॉर्मल हो ना हो, शुगर नॉर्मल आना चाहिए। हमारे दिमाग में ये बिठा दिया गया कि शुगर का नंबर पे ध्यान दो, आपको कैसा फीलिंग आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ठीक होना चाहिए बस। वो 100 का आंकड़ा या 125 या 150, वो नंबर से मतलब है। यहां तक कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कई बार सुनने को मिलेगा, सिस्टर नर्स डॉक्टर से कह रही है, डॉक्टर वो पेशेंट तो मर गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसका ब्लड शुगर नॉर्मल है। जो उसके परिवार वाले आए उनको नर्स बता रही है, हमें बहुत दुख है कि ये पेशेंट आपका, इनकी डेथ हो गई, लेकिन आखिरी समय तक इनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहा, ये खुशी की बात है। तो आपका एम शुगर को नॉर्मल रखना है,
ये अपनी आयु को लंबी करनी है। शुगर को नॉर्मल रखने का मतलब क्या है? इट इज वेरी वेरी सिंपल कि ब्लड में जो शुगर है उसको उठाया और कहीं भी ठूस दिया, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की कि कोई भी डायबिटीज की जो दवा आप लेते हैं वो दवा कभी भी आपके शुगर को बॉडी से बाहर नहीं फेंकती है। वो दवा सिर्फ इतना करती है कि आपके शुगर को ब्लड से बाहर फेंकती है, ब्लड से, लेकिन ऑर्गन के अंदर डालती है, राइट। इससे क्या होता है हुआ पिछले 30 सालों में। अच्छा इस पे ना ये मत दिखाइए, यहाँ तो मैं दिख ही रहा हूँ, दो बार देखिए फायदा नहीं कुछ। यहाँ पे वो स्क्रीन पे वही रहने दीजिए, स्क्रॉल रहने दीजिए, लेट इट बी लाइक दिस। सो इससे क्या हो रहा था कि पेशेंट दवा ले रहे थे पिछले 20-30 साल में, ब्लड शुगर नॉर्मल रह रहा था, लेकिन पेशेंट बीमार होते जा रहे थे। तो इस साल 6 मार्च में गाइडलाइन बदल गए डायबिटीज की, कि दवा लेने से डायबिटीज नहीं ठीक हो सकती है, दवा लेने से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। पेशेंट का नंबर नॉर्मल आ सकता है, लेकिन नंबर नॉर्मल नहीं करना हमें पेशेंट को ठीक करना है। तो नया गाइडलाइन आया 6 मार्च को, राइट। लेकिन वो गाइडलाइन आप में से किसी के डॉक्टर ने किसी को बताया? नहीं बताया, वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो बताएंगे उस दिन से उनको ये भी बताना पड़ेगा कि पिछले 15 साल से जो मैं दवा आपको दे रहा था उसको अभी से बंद कर दो, ये भी बताना पड़ेगा। तो कोई भी डॉक्टर को बताएगा नहीं। और यहां से सुन के अगर आप बोलेंगे डॉक्टर को 6 मार्च को गाइडलाइन आया था, उसमें तो ऐसा था, उसमें तो वैसा था, वो मानने नहीं वाले। तो हमारे मित्तल जी, योगेश जी यहाँ पे हैं। तो 6 मार्च 2018 इस साल का जो नए गाइडलाइन आए हैं उसके आधार पे उसको सिंप्लीफाई करके एक साधारण भाषा में उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हमने एक बुक निकाली है। और योगेश जी ने आज ये स्पॉन्सर किया है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं जब वो जाएं तो उन सबको बुक की एक कॉपी इनकी तरफ से दिया जाए। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बाहर जब जाएंगे कोई नहीं मानेगा, डॉक्टर तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि मानते ही उसको उसके हाथ से आप छूटते जाएंगे। इसीलिए ये जो किताब है जाने से पहले आप इसको लेते हुए जाइएगा। ये रेफरेंस है, जो मैं बता रहा हूं उसका सबूत है, उसका एविडेंस है, उसका प्रूफ है। प्रूफ तो साक्षात आपके सामने थे कमलेश जी, लेकिन वो प्रूफ कोई लॉजिकल प्रूफ मानते नहीं है। दिखाओ किताब में कहां लिखा हुआ है, दिखाओ साइंस क्या कहता है। तो अगर वो दिखाओ तो वो दिखाओ, अब आप उनको दिखा सकते हैं, आपके हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट में वो होगा। अब एक टाइम आता है जब दवा असर करना बंद कर देती है। मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूं पहले, कि दवा ले रहे हैं फिर भी ब्लड शुगर हाई हो रहा है। अब डॉक्टर क्या करेगा? एनीबॉडी? इंसुलिन, राइट। इंसुलिन दवा बोलेगा तो आपका इंसुलिन का समय आ गया, इंसुलिन लीजिए। लेकिन जब आप इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन बॉडी में क्या करता होगा? वो कैसे ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है? कभी सोचा आपने? ये समझाने के लिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि जब वो इंसुलिन लेते हैं तो शुगर नॉर्मल आया था, तो एक्चुअली बॉडी में क्या होता है। उसके लिए टोक्यो में, अगर आप टोक्यो जाते हैं तो ट्रेन के अंदर क्या होता है उसका एक सीन आप देखिए। आपका बॉडी, वो ट्रेन अगर है तो इंसुलिन लेने से बॉडी के अंदर भी ऐसे ही कुछ होगा। एक छोटा सा वीडियो देखिए आप। तो जितनी बार आप इंसुलिन लेते हैं, मान लीजिए वो जो पुलिस के लोग थे उनका एक ही काम है कि आखिर तक दबा के पैक करना। लेकिन ये टेम्पररी ठीक है, अगर जर्नी 5-10 मिनट का है, 5-10 मिनट में उतरना ही है तो ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रेन के अंदर आपको ही भर दिया जाए और कई दिनों तक इसके अंदर रहना पड़े तो क्या होगा? दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, राइट। द सेम थिंग हैपेंस विद इंसुलिन। टेम्पररी, एक आध बार कभी इमरजेंसी में किसी को दे दिया वो एक अलग बात है, एक आध बार। अगर आप रोज ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, मानो ऐसे कि उसको किसी जगह वैसे भर दिया गया हो जैसे इस ट्रेन में पैसेंजर्स को भर दिया, और फिर कई दिनों तक उनको उसी स्थिति में अंदर फिट होना पड़े, रहना पड़े। तो जितनी बार आप इंसुलिन लेते हैं उतनी बार आप बॉडी के साथ वैसा ही कुछ बर्ताव करते हैं। जितना खतरनाक डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर है, उससे ज्यादा डेंजरस है इंसुलिन। इट इज मोर डेंजरस देन डायबिटीज इटसेल्फ। जितनी डेथ्स
डायबिटीज़ की वजह से होती है, उससे ज़्यादा लोग मरते हैं इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट से, हाइपोग्लाइसेमिक। जो लोग इंसुलिन लेते हैं, अगर आप उनमें से किसी को जानते हैं, स्पेशली कोई छोटा बच्चा, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको महीने में एक बार, कम से कम एक बार इमरजेंसी, मतलब हालत हर महीने एक आध बार ऐसी हो जाती है कि अब ये बचेंगे या मरेंगे, हर महीने। स्पेशली छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, राइट, दैट इज डायबिटीज में हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, कोमा, राइट। तो मेडिसिन लेना या इंसुलिन लेना कैन नॉट बी एन ऑप्शन। चाहे हम डायबिटीज की बात करें तो भी दवा बिल्कुल नहीं लेना है, ये तो पक्का है, या हम ब्लड प्रेशर की बात करें वहां भी बिल्कुल सेम है। आप देखिए, जब ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं आप, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हमें खुशी होती है, देखो मैंने दवा खाई, अब ब्लड प्रेशर 120/80 या फिर 130/75 या 90, एक ऐसा आंकड़ा जो डॉक्टर ने बताया और आपको वो आंकड़ा दिख रहा है, तो आपने ये कनेक्ट कर लिया, एसोसिएट कर लिया, लिंक कर लिया कि जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आपकी आयु लंबी होगी, ऐसे ना। अब जरा समझिए कि जब आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं तो इन रियलिटी होता क्या है बॉडी के अंदर, व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन द बॉडी। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि जब भी आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो होता क्या है। आप यहाँ पे 2 बजे आए, मैं, कैलाश जी, योगेश जी, हम लोग करीब 12:30 तक पहुँच गए थे, 12:30 पहुँच गए थे कि आपका अरेंजमेंट करना है, सारा कुछ ठीक ठाक हो। तो गंदा था तो सफाई वफाई करके ठीक से, लेकिन एक कमी थी, डस्टबिन नहीं थी वहाँ पे, डस्टबिन जिसमें सारा कूड़ा डालें। तो एक आइडिया मैंने दिया योगेश जी को, कूड़ा बाहर फेंकने की जरूरत क्या है, कुर्सियों के नीचे छुपा देते हैं, कोई आके नीचे तो झांकेगा नहीं, ऊपर से ठीक लगना चाहिए बस। कैसा आइडिया, मतलब ठीक है कि नहीं, क्या दिखेगा नहीं आपको, आप आएंगे सब क्लिप दिख रहा है, जबकि कूड़ा वगैरह जो है वो नीचे छुपा हुआ है। एक पल के लिए जैसे ही बाहर से अंदर आएंगे, एक झलक आएगी, सब कुछ साफ है, लेकिन जब वाकई में बैठेंगे धीरे 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 बदबू आने लगेगी, और कुछ समय के बाद आपको, आप बैठ नहीं सकते, आप यहां रह नहीं सकते, यू हैव टू एस्केप, इजंट इट। तो ठीक इसी तरह से जब आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, वो इसी तरह से काम करता है। देखिए क्या करता है एक्चुअली, उसको मैं थोड़ा, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड वेसल मतलब एक लंबी पाइप जिससे ब्लड फ्लो करता है, राइट। उसकी लेंथ कितनी मैंने बताई थी अभी, 1,00,000 किलोमीटर, एक एवरेज इंसान का, राइट। वो जो पाइप है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर, राइट। अब मान लीजिए ये पाइप है और यहां से मैं पानी छोड़ूं, टैप लगा दूं, राइट। अब मैं इस पाइप को यहां दबा दूं बीच में, तो यहां वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। जितना कम डायामीटर उतना ज्यादा प्रेशर, लेसर इज द डायमीटर मोर इज द प्रेशर, राइट। अब क्या होता है, जिनकी बीपी हाई रहती है, अगर उनके ब्लड वेसल के अंदर आप झांकेंगे तो जब ब्लड फ्लो होता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्लो होगा, कैल्शियम फ्लो होगा, शुगर फ्लो होगा, मिनरल्स फ्लो होंगे, विटामिन फ्लो होगा, वेस्ट मटेरियल फ्लो होगा, यही ट्रांसपोर्टेशन तो काम है उसका। लेकिन हम में से कुछ लोगों का जो ब्लड वेसल है अंदर से वो चिपचिपा है, तो जब कोलेस्ट्रॉल फ्लो हो रहा है, कैल्शियम फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, वो सब चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएगा तो क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम। लेसर द डायमीटर मोर द प्रेशर, राइट। तो लेकिन जब आप दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो वो जो डायमीटर कम हो गया था उसको नहीं ठीक करता है, वो तो वैसे का वैसे। जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं वो हार्ट को कमजोर करने का काम करता है, लिटरली। अब कमजोर हार्ट होगा तो ब्लड प्रेशर का फोर्स कम होगा ना, और आपको डॉक्टर बोलेगा देखो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आया है,
आपका हार्ट कमजोर हो गया है, राइट? तो जब आप डॉक्टर से पूछते हैं या डॉक्टर आपको बताता है हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा है या स्ट्रोक होने का रिस्क ज्यादा है, पहला, या अगर हार्ट डिजीज है तो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा है, पहला सही या दूसरा सही? डॉक्टर से पूछेंगे तो कौन सा बोलेंगे वो? पहला, कि देखिए आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज हो सकता है। जबकि असलियत क्या है कि जो ब्लॉकेज है अंदर, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, इसी को तो हार्ट डिजीज बोलते हैं, इसी को तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि ब्लॉकेज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, ना कि हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, उल्टा ही बताया, राइट? तो अगर आप ब्लॉकेज को हटा दें, डायमीटर बढ़ा दें, क्या ब्लड प्रेशर कम होगा? यस। तो ब्लड प्रेशर अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है यानी कि आपके बॉडी में जगह जगह पे ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ब्लॉकेज हटाएंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कोई दवा ऐसी बनी नहीं है जो ब्लॉकेज हटा पाए, लेकिन ऐसी दवा बनी है जो हार्ट के फंक्शनिंग को घटा दे। तो वही वाली दवा आप ले रहे हैं, जब आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो वही दवा लेते हैं। तो क्या एक प्रॉब्लम ऑलरेडी है हमारे पास कि ब्लॉकेजेस हैं, एक और प्रॉब्लम आप खुद लेके आ रहे हैं, वो क्या? कि हार्ट को भी कमजोर कर दें। क्या आप चाहते हैं एक्चुअली ये? वी डोंट वांट इट, राइट? बोलने का मतलब ये है कि जो आप दवा ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की, उस दवा से सिर्फ एक ही काम हो रहा है, आप और बीमार पड़ते जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग मोर सिक, राइट? ये दवा से नंबर आ सकता है, बट नंबर से हेल्थ नहीं आ रही है, हेल्थ तो और खराब ही होती जा रही है ना। कोई ऐसा तो नहीं मिला आपको कि वो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अब दवा की जरूरत नहीं है, ऐसा मिला कोई? ऐसा कभी हुआ है? वो ये हुआ है कि ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था, कंट्रोल नहीं आया, दवा बढ़ गई, फिर भी कंट्रोल नहीं आया, दवा और बढ़ गई, फिर किडनी भी फेल हो गया, डायलिसिस भी शुरू हो गया। दैट इज द नॉर्मल थिंग। यानी कि ये सारी दवाइयां बिल्कुल बेकार, वर्थलेस एंड इंजरियस टू योर हेल्थ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ थोड़ी सुधरे, तो पहला काम तो ये करना है कि दवा उठा के बाहर फेंकना है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको, अनसाइंटिफिक लगेगा, मेरी बातें इलॉजिकल लगेगा, ये क्या बात बना, दवा फेंक दे, कुछ हो जाए, हो गया तो। एक बात दिमाग में आती है लोगों के कि अगर ये सारी दवाइयां इतनी खतरनाक हैं, इंसानियत के लिए खराब हैं, हमें कोई हेल्प नहीं कर रही हैं, तो ये मार्केट में कैसे है? गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर रही है? ये डॉक्टर क्यों दे रहे हैं? सारे डॉक्टर हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। हम में से कई लोग हैं जो हमारे दोस्त हमारे डॉक्टर हैं, हमारे बड़े भाई हमारे डॉक्टर हैं, राइट? इसको समझिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 2016, 2017 और 2018, पिछले 3 सालों में मेडिकल साइंस में पूरा उथल पुथल हो गया। पिछले 3 सालों में, उससे पहले जिसने पढ़ाई की वो सारी पढ़ाई एकदम से उसकी उल्टा ही सच निकला। तो पिछले 3 साल में जो मेडिकल साइंस में हुआ, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अगले थोड़े समय में। उसको बताने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई नीड ए कॉइन। कॉइन है आप में से किसी के पास? कॉइन, पैसा, कोई भी कॉइन किसी के पास? भाई, थैंक यू। देखिए, मैं सिंपल उदाहरण दूंगा लेकिन आपको साइंटिफिक रेफरेंस भी दूंगा, और रेफरेंस आप भूल जाएंगे तो वो किताब भी आपको मिल जाएगी, ताकि वो रेफरेंस किताब के थ्रू आपके पास हमेशा रहेगी। तो यहां जो भी मैं बात करने जा रहा हूं या जो भी बात कर रहा हूं, वो मेरी अपनी इमेजिनेशन नहीं है, उसका साइंटिफिक बेसिस है। तो वो रेफरेंस यहां आपको मिलेगा, साथ में घर ले जाने के लिए भी फिजिकल फॉर्म में मिलेगा, राइट? ये जो मेरा लेक्चर है ये 2 पार्ट में। पहला पार्ट 1.5 घंटे का ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान आपके दिमाग में बहुत सवाल आएंगे, कई जगह आप मुझसे सहमत नहीं भी होंगे, सारे सवाल आप लिखते रहिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है इस ट्रेनिंग का क्वेश्चन आंसर राउंड। आपका फीडबैक फॉर्म है सबके पास? फीडबैक फॉर्म मिला है? ओके, मिल गया है। जिनको नहीं मिला वो मिल जाएगा।
उसमें नीचे एक पार्ट है जिसमें आप अपना सवाल लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और लिख के सेकेंड पार्ट में जब मैं बोलूँगा वो पेपर उतना पार्ट फाड़ के यहाँ 2 डब्बे लगा देंगे और डब्बे में डालेंगे। उस डब्बे से मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा, उनका नाम पढ़ूंगा, फिर जवाब दूंगा। मतलब ये कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो वो सवाल का जवाब मैं यहीं पे दूंगा, राइट। तो जितना ज़्यादा आप सवाल पूछेंगे उतनी क्लैरिटी होगी, राइट। तो कोई भी अगर सवाल है तो लिख लीजिए, क्योंकि सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसमें आपके सवालों के जवाब के लिए ही वो है, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, राइट। ओके, तो पहला पार्ट की शुरुआत कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, मैं एक दवाई की कंपनी हूं, आप FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA एक अथॉरिटी है, इंडिया में भी है, US में भी है और बाकी जगह भी है, जो कौन सा दवा मार्केट में आएगा कौन सा नहीं आएगा ये डिसाइड करना किसका काम है? FDA का काम है। कोई भी दवा का कंपनी मार्केट में दवा पहुंचाने से पहले FDA परमिशन देता है कि ये दवा अच्छा है, ये ह्यूमैनिटी के लिए ठीक है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा, FDA अलाउ करेगा तभी दवा मार्केट में आएगा, राइट। तो मान लीजिए मैं और आप कौन है? FDA और मैं कौन हूं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। मैं आपके पास आता हूं एक दिन एक प्रपोजल लेके कि ये मेरे पास एक कॉइन है, ये मैंने इंसानियत के लिए बनाया है, इसको जब भी आप टॉस करेंगे इसमें हमेशा हेड आएगा, टेल नहीं आएगा कभी भी। तो मैं इसको मार्केट करना चाहता हूं, आप जरा अप्रूवल दे दीजिए कि हाँ ये ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ठीक है। आप एज ए FDA आंख बंद करके अप्रूवल नहीं दे सकते, आप बोलेंगे पहले उसको साबित करो, ट्रायल करके दिखाओ, कई बार उछाल के दिखाओ, फिर हम देखेंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम अप्रूवल देंगे, ये तो बोलेंगे आप। तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं ट्रायल करके आता हूं, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, मतलब FDA के घर पे ट्रायल करना अलाउड नहीं है। FDA बोलती है ट्रायल करके लाओ, उसका वीडियो, उसका जो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो हमें दे दो। अब मैं चले जाता हूं, इसको टॉस करता हूं 10 बार, तो 5 बार हेड आएगा और 5 बार टेल, ऐसे ही होगा ना। जो 5 बार टेल आ रहा है उसको मैं एडिट कर देता हूं, छुपा देता हूं, नहीं दिखाता, और जो 5 बार हेड आया और एक आध बार टेल में डाल भी देता हूं ताकि वो बिल्कुल झूठ ना लगे, और वो वीडियो बना के आपको दे देता हूं। आप वो वीडियो देखते हैं, हाँ भाई इन्होंने 6 बार टॉस किया था, 5 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, आपने अप्रूव कर दिया, राइट। अब मार्केट में आ गया FDA अप्रूव्ड, अच्छा बाद में बांटेगा, बाद में FDA अप्रूव्ड कि इसमें हेड ही आता है। तो जो कस्टमर है वो FDA अप्रूव्ड सुन के क्या करेंगे? बिलीव करेंगे, वो खरीदेंगे। अब खरीदने के बाद वो घर जाएंगे, उसको टॉस करेंगे, क्या हर बार हेड आएगा? नहीं आएगा। अब कस्टमर क्या करेंगे? वो FDA को कंप्लेन करेंगे, FDA बोलेगा चलो मैं जांच करता हूं। FDA कोई भी मेडिसिन का जब जांच करता है तो एवरेज टाइम उस मेडिसिन के जांच के रिजल्ट को लाने में इस 12 years to 18 years, 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में समय लगता है जांच करने में और नतीजा सामने रखने में। तो मेरे पास कितना समय है बिजनेस करने के लिए? 12 साल। 12 साल बाद FDA बोलेगा आपने झूठ बोला था, आज से आपकी दवा बंद, ये कॉइन आप मार्केट में नहीं बेच सकते। लेकिन तब तक मैंने बिजनेस कर लिया अपना ना, अब मैं कुछ और ढूंढूंगा। अभी भी आपने देखा 3 दिन पहले कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना 325 मेडिसिन को बैन करने के लिए इंडिया में। लेकिन ये जो मेडिसिन आप देखेंगे लिस्ट, ये मेडिसिन मार्केट में आई कब थी? 20 साल पहले, 25 साल पहले। जो मेडिसिन अभी बैन हुआ 3 दिन 4 दिन पहले, पढ़ा बाद में आपने, 25 साल पहले वो दवा आई थी, तब से अब तक नुकसान करती आ रही है। और अब बैन हुआ, अब तक तो वो दवा का जेनरिक वर्जन भी आ गया और वो ड्रग कंपनीज का इंटरेस्ट भी लूज हो गया। कुछ उन पे फाइन भी हुआ, कोई बात नहीं, उन्होंने 10 रुपए कमाए, फाइन में 1 रुपए दे भी दिया, तो भी अच्छा सौदा है। एक आध लोग जेल भी चले गए, तो जेल चले गए वो तो उनके एम्प्लॉई हैं और जेल जाने को उनको अलग से पैसा भी मिल गया। आप सोच रहे होंगे ये तो एक कहानी है, क्या रियलिटी में ऐसा है क्या? इसके लिए मैं आपका अगला स्लाइड दिखाता हूं। alltrials.net, राइट, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो दुनिया का नंबर 1 जर्नल है, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है पिछले 3-4 सालों में, और तब उन्होंने ये एक्सपोज किया है कि जितनी सारी दवाइयां हैं
जितनी सारी दवाइयां जिनके नाम आप जानते हैं, सारी की सारी दवाइयां, वो दवाइयां जब मार्केट में आई तो उन्होंने जितने ट्रायल बोले थे उसके लगभग आधे ट्रायल ही एफडीए को दिखाया गया। बाकी जो आधे ट्रायल थे उनको जब खोदा गया तो पाया गया ये वो वाले ट्रायल हैं जिसमें नतीजे जो वो चाहते थे उसके विपरीत आ रहे थे, यानी कि टेल आ रहा था हेड की जगह। और अब इस में जाएंगे तो वो सारे ट्रायल्स जो छुपाए लिए गए थे उसको पब्लिश कर रहे हैं हर हफ्ते एक नया ट्रायल, और जैसे जैसे वो पब्लिश होता जा रहा है वैसे वैसे वो सारी दवाइयां बैन होती जा रही हैं। इसीलिए 3-4 दिन पहले 325 दवाइयां बैन हुई हैं। बोलने का मतलब ये है कि कई बार डॉक्टरों की गलती नहीं है, लेकिन जो पिक्चर दिखाया गया डॉक्टर को उसके बेसिस पे वो मेडिसिन देता है, लेकिन मेडिसिन डू नॉट वर्क द वे एज इज टोल्ड, राइट। तो कुल मिला के आपकी जो सेहत है वो आपके हाथ में है। वो किसी डॉक्टर या फार्मास्यूटिकल कंपनी के हाथ में देंगे तो व्हाट विल हैपन, राइट, इट विल किल यू। सो सबसे पहली बात यह है कि अपने एक्सपीरियंस को यूज कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया इसको भी छोड़िए, आप अपने आप से पूछिए कि आपने जब शुरुआत की थी बीपी की एक दवा से शुरू की होगी, किसी ने डायबिटीज की एक दवा से शुरू की होगी 10 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन आज दवाइयों की पोटली है। मेरा अलग अलग देशों में लेक्चर होता है, ट्रेनिंग होता है, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कुछ समय पहले मलेशिया में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, महासा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ मेरा लेक्चर था। मेरे लेक्चर से पहले एक प्रोफेसर का लेक्चर था ब्लड प्रेशर पे, तो मैं बैठ गया सुनने के लिए। तो वहाँ की पढ़ाई कैसे होती है इस बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दवाई अगली लेनी है या नहीं लेनी है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं लेक्चरर हूँ, आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आज आपका पहला दिन है। तो मेडिकल कॉलेज में पहले दिन की पढ़ाई कैसे होगी इस पे आते हैं, हाँ, राइट, ओके। मैं ब्लड प्रेशर की गोलियों के ऊपर आपको ट्रेनिंग देने आया हूं। आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर आए हैं, पहला दिन आपका, ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज। और आपका स्वागत है, आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हुआ है। और आज मेरा जो टॉपिक है जो आपको बताने जा रहा हूं वो ब्लड प्रेशर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दवाई इसी की बिकती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इस नॉलेज की पड़ेगी। ब्लड प्रेशर की कई सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन उनमें जो सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवा है, जिसमें सबसे कम साइड इफेक्ट होगा, वो है डायरेटिक्स। लेकिन फिर भी कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही, आफ्टर ऑल वो दवा है। जब आप डायरेटिक्स देंगे किसी को ब्लड प्रेशर के लिए तो कुछ समय बाद वो पेशेंट वापस आके बोल सकता है कि आपकी दवा खाने के बाद मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, इंपोटेंसी हो गया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो गया, वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, जॉइंट डिसऑर्डर हो गया, वीकनेस लगता है, टायर्डनेस लगता है। लेकिन आप घबराना नहीं, इन सब की दवाइयां भी हैं हमारे पास। अगर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलेगा तो आप उनको वियाग्रा देने देना, लेकिन वियाग्रा लेके जाएगा तो कुछ दिन बाद लौट के आएगा, बोलेगा वियाग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, डिजीनेस होने लगा, रनिंग नोज हो गया, इंडाइजेशन हो गया। घबराना नहीं, इनकी भी दवा है हमारे पास। अगर इंडाइजेशन होगा या हेडेक होगा तो पैरासिटामोल देना, लेकिन पैरासिटामोल देंगे तो वो वापस आएगा, बोलेगा मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, उसकी भी दवा है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इंडाइजेशन के लिए जेंटक देना, लेकिन वो बोलेगा जेंटक लेने के बाद इंसोनिया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। लेकिन चिंता की बात नहीं, इसके लिए भी तो हमारे दवाई है ना। ठीक उसी तरह से अगर एबनॉर्मल रिदम आ गया तो उसके लिए ट्रांसटाइल दे देना, लेकिन ट्रांसटाइल जब वो लेगा तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, लेकिन इनके भी दवा है हमारे पास। और करते 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 दवाइयों की लिस्ट बढ़ गई। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को सिर्फ इतना याद है कि मुझे कब कौन सी गोली लेनी है, लेकिन किस गोली के लिए सबसे पहले क्या था वो तो वो भूल ही गया है, राइट। तो ये है एक्सपीरियंस एक आम पेशेंट का, ये है एक्सपीरियंस एक पहले दिन के लेक्चर का, राइट, मेडिकल कॉलेज में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या होता है, या आप अपने एक्सपीरियंस को एसोसिएट कर सकते हैं। जब आप पहले दिन गए थे तो एक दवा से शुरू हुई, करते 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 नाउ इट इज द कलेक्शन ऑफ 15-20 मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट के नाम पे, कोई कैल्शियम के नाम पे, कोई किसी और नाम से, लेकिन कुल मिला के कई सारी दवाइयों का एक कलेक्शन है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है ही नहीं, ब्लड प्रेशर। मान लीजिए
मैं यहाँ खड़ा हूँ, अचानक मैं देखता हूँ एक स्नेक, एक सांप, तो क्या होगा? एकदम से मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मैं भागूंगा, डरूंगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा। इस वक्त कोई अगर मेरा ब्लड प्रेशर मेजर करेगा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज, राइट? हाई ब्लड प्रेशर इज ए इंस्टेंट रिएक्शन। इमेजिन कीजिए जीब्रा है जंगल के बीच में, और जीब्रा को अंदेशा होता है कि कोई आसपास शेर है, तो एकदम से उसकी आंखें और अलर्ट हो जाती हैं, कान और खड़े हो जाते हैं, उसके बॉडी और तैयार हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छा सुनने लगता है, ज़्यादा अच्छा वो देखने लगता है, उसकी अलर्टनेस, उसकी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाती है, वो तैयार हो जाता है भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए। इस वक्त अगर उसके ब्लड प्रेशर देखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं वो बॉडी में तेजी से फ्लो करते हैं, जिससे वो अलर्टनेस आती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? जैसे ही आप डॉक्टर को देखते हैं, जितना बड़ा डॉक्टर उतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना और ज़्यादा ब्लड प्रेशर, राइट? और डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, देखो यार आपका तो हाई ब्लड प्रेशर है, और वाकई में हाई होता है, लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे प्रेशर नॉर्मल आ गया। तो जो वो व्हाट इज कॉल्ड, दिस कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और 70 to 80% जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं लोग, दैट इज नॉट हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट? सो अब मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो कितना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बोलेंगे आप? कोई बोलेगा 120/80, राइट? तो 120/80 का जो आंकड़ा है वो किसी एक इंसान के लिए फिट हो सकता है, लेकिन सबके लिए फिट हो कोई जरूरी नहीं है। आप अगर मुझे बोलेंगे मेरे जूते का साइज क्या है, वो 9 नंबर या 10 नंबर, मेरे लिए 10 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, लेकिन आपके लिए भी वो फिट आएगा या नहीं आएगा, वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, हर एक का एक नंबर नहीं हो सकता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए नॉर्वे एक देश है, उसमें अगर किसी भी आम जनता का ब्लड प्रेशर लेंगे तो करीब 150/90, और वहां के लोग 80 साल से ज्यादा जीते हैं, सबसे लंबे जीने वाले। यहां का एक डॉक्टर अगर नॉर्वे चला जाएगा तो क्या बोलेगा? अरे ये तो पूरी जनता का ब्लड प्रेशर हाई है, चलो दवा देके इसको थोड़ा नॉर्मल किया जाए। तो बोलने का मतलब ये है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेडिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013, जिसमें ये बोला गया कि अगर नॉर्वे में कोई डॉक्टर चले जाए और ब्लड प्रेशर के पैरामीटर को इंप्लीमेंट कर दे, तो नॉर्वे में 76% जो जनता है वो तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाएंगी, जबकि ट्रुथ ये है, सच्चाई ये है कि नॉर्वे में हाईएस्ट एज रेट है, वहां की आयु सबसे ज्यादा इस दुनिया में, जबकि वहां का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। तो ब्लड प्रेशर का ज्यादा या कम होना ये आपके बॉडी मेकअप और कई सारे और फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी का नेचुरल टेंडेंसी भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहे, तो वही उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो सिर्फ आपने मेजर किया, आंकड़ा 130 से ऊपर चला गया, दवा ले लिया, दवा से हार्ट कमजोर होगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, बट दैट इज टू डेंजरस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल जारावास एक पॉपुलेशन है जो कि अंडमान निकोबार में रहती है। उस पूरे पॉपुलेशन का ब्लड प्रेशर अगर चेक करें तो करीब 100/60। अब यहां से कोई डॉक्टर वहां चले जाए तो क्या बोलेगा? भाई ये तो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हाइपोटेंशन, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, जबकि इनको कभी भी हार्ट डिजीज नहीं होती, कभी भी डायबिटीज नहीं रहती, कभी भी इनको किडनी फेलियर नहीं रहता, उनकी पूरी हिस्ट्री में, बट दे मेंटेन दिस ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर किसी का कुछ भी हो सकता है, वही उसका नॉर्मल भी हो सकता है। आप में से किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही 150/90 हो सकता है, किसी और का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 100/60 भी हो सकता है। वो सिर्फ एक आंकड़े पे, टेक्नोलॉजी पे, डायग्नोसिस पे अगर आप बेस करेंगे ज्यादा तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। हमें टेक्नोलॉजी यूज करना है, हमें डायग्नोसिस करना है, लेकिन डायग्नोसिस को ही ओनली पैरामीटर नहीं मानना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 है और साथ में आपको हेडेक भी हो रहा है, आपको फैटिग भी है, टायर्डनेस भी है, नींद आती रहती है, डिप्रेशन भी है,
अब हो सकता है कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये वाकई में हाई ब्लड प्रेशर है। मतलब ये कि डायग्नोसिस प्लस सिम्टम दोनों चीज होंगे तो ही, राइट, ऑन नॉट ओनली ऑन डायग्नोसिस, आई मीन टेक्नोलॉजी को यूज करना है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी है। आपका बॉडी सिम्टोमेटिकली आपको इंडिकेट कर रही है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी बॉडी क्या कहती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है डायग्नोसिस। कल ही की बात है, कल रात को करीब कैलाश जी 11:30 बजे हम पहुंचे, 12 बजे पहुंचे करीब। गूगल मैप पे लगाया मेरी वाइफ ने कि गूगल मैप देखते हुए जाते हैं। काफी साथ दिया गूगल मैप ने, हमारा काफी साथ दिया, दिल्ली से लेके यहाँ तक। अभी राइट मुड़ जाओ, अभी लेफ्ट मुड़ जाओ, अब सीधे चलो, 15 किलोमीटर करते रहे, बिल्कुल करीब पहुंच गए। और फिर कैलाश जी का फोन आ रहा था, योगेश जी का, कि पहुंच गए रॉयल ऑर्चिड, राइट। मैंने कहा पहुंच गए, गूगल मैप बता रहा है अभी बस 8 मिनट है, 8 मिनट है, अभी कोई 5 किलोमीटर है। करते इन्होंने डायरेक्शन दिया, हमने गूगल मैप देखा, गूगल मैप को ही फॉलो किया। अचानक देखा सामने कि रॉयल ऑर्चिड ये रहा, सामने ये खड़े हैं। तो इन्होंने बोला आ गया, गाड़ी से उतरो। लेकिन मैंने बोला गूगल मैप बता रहा है 2 किलोमीटर और आगे है, तो पहले वहां जाके देखता हूं। तो इन्होंने बोला देखो भाई, वेटर बोल रहा है, देखो यहाँ लिखा भी है, हम भी बोल रहे हैं, आपकी आंखों से दिख रहा है। नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा, टेक्नोलॉजी क्या बोल रही है। तो बोलने का मतलब ये कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब अब मेरी एनर्जी बढ़ गई है, वेट घट गया है, नींद अच्छी आती है, जोड़ों में पेन सब खत्म हो गया है, लेकिन वो रीडिंग 100 नहीं आए। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बोलने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उससे बड़ा एक और टेक्नोलॉजी भगवान ने दिया है, वो है आपकी अपनी जो फीलिंग्स हैं। अगर उसको आप इग्नोर करेंगे तो आपने जो रास्ता अपनाया है दैट कैन बी डेंजरस, राइट। सबसे पहले पूछना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग ने बोला, आपकी बॉडी ने बोला यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली एनर्जेटिक, फिर वैल्यू नंबर्स क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक बात दिमाग में जरूर रखनी है। ये इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये इस बार के जो नए गाइडलाइंस हैं, नए गाइडलाइंस जो मैं आपको कॉपी देने वाला हूं, उस गाइडलाइन का पहला गाइडेंस ही है, 4 गाइडलाइन उसमें पहला ही है हाउ यू आर फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन कम्स द डायग्नोसिस, देन कम्स द नंबर। उसके बाद अब नंबर क्या है वो उसकी बात बाद में है, पहले आप कैसा फील कर रहे हैं। वो डॉक्टर का पहले इंस्ट्रक्शन है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। दवाई खाने के बाद कितना नंबर आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर आने के बाद भी क्या वो फीलिंग ठीक हुई, एनर्जेटिक फीलिंग आई, दर्द कम हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप हिस्ट्री देखें, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री देखें, तो 1997 तक सब ठीक चल रहा था। 97 के बाद डायग्नोस्टिक जो पैरामीटर्स हैं उसमें कई सारे बदलाव आए, एक रूप से षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी हुआ। 97 से पहले किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर होता था तो ही उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयां देते थे। उसके बाद 140/90 हो गया, अब 120/80 है। कुछ दिनों में देखेंगे डॉक्टर बोलने लगेंगे भाई ब्लड प्रेशर आप 115/75 के आसपास ही रखा करो। कुछ ने तो बोलना शुरू भी कर दिया है, राइट। तो जिस दिन ये इंप्लीमेंट हो गया, सिर्फ वही इंसान हेल्दी रह जाएगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराएगा। जो भी चेक कराएगा वो बीमार होके ही आएगा, दवा लेके ही आएगा। तो बोलने का मतलब ये कि ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जो नंबर्स हैं, ये बस फंसाने के लिए हैं। तो सवाल ये आता है तो भरोसा किस पे करें। हम कोई ना कोई टारगेट तो रखना पड़ेगा ना, तो भरोसा करना ही है। तो एक नाम मैं आपको देता हूं, COCHRANE, कॉकरेन, कॉकरेन गाइडलाइंस। कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी साइंटिस्ट को पैनल में नहीं रखती है अगर उस साइंटिस्ट का कनेक्शन किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी रहा है तो। और कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी डोनेशन नहीं लेती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट से डोनेशन लेती है। करीब 125 देशों के गवर्नमेंट ने कॉकरेन को फंड किया है। हमारे आसपास के देशों के लिए जो कॉकरेन का नियरेस्ट सेंटर है वो है पिनांग है मलेशिया में, पिनांग मेडिकल कॉलेज।
3 साल पहले बिना मेडिकल कॉलेज में मैंने कॉकरेन की ट्रेनिंग भी ली है। तो कॉकरेन को आप भरोसा कर सकते हैं, कॉकरेन जो बोलता है उसको आप पैरामीटर मान सकते हैं। तो कॉकरेन क्या बोलता है? कॉकरेन बोलता है वेस्ट एंड हार्मफुल इन ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर लेस देन 160/100, यानी कि जिसका भी ब्लड प्रेशर नेचुरली 160/100 से नीचे है उसको दवा देंगे और घटाने के लिए, दैट कैन बी डेंजरस। हाँ, किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से भी ऊपर चला जाता है तब कभी कभी दवा देने की जरूरत पड़ सकती है, इससे नीचे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आप लेते हैं दवा तो आप अपना नुकसान करते हैं, स्पेशली फॉर द डायबिटीज पेशेंट। ये गाइडलाइन ये कहती है अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बिना दवा लिए 160/100 से नीचे ऑटोमेटिकली है तो आपको दवा की जरूरत नहीं है और दवा लेना आपके लिए खतरनाक है, डेंजरस है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये आपस में कनेक्टेड वर्ड है। आपने देखा होगा जिसको ब्लड प्रेशर की दवा लेता है वो कुछ दिन बाद ब्लड शुगर की दवा लेता है, और जो डायबिटीज की दवा लेता है वो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की दवा भी लेता है। करीब 73% डायबिटीज के पेशेंट हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे हैं। मतलब एक लेंगे तो दूसरा अपने आप में गिफ्ट में आ जाएगा, दोनों सेट में, दोनों कॉम्बिनेशन में है, एक के साथ एक फ्री, राइट। इसी तरह से ये CDC मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल कि अबाउट 73% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट दे आर आल्सो ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। डायबिटीज की दवा क्या करता है? डायबिटीज की दवा हार्ट को कमजोर कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज बॉडी में जो स्टिकीनेस है, स्टिकीनेस को बढ़ा देगा ब्लड वेसल्स में। स्टिकीनेस अगर बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा, कैल्शियम जमेगा, तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रायल का मैं नतीजा बताता हूं, एकॉर्ड ट्रायल। इसमें 2 पेशेंट को 2 ग्रुप में बांट दिया। सारे पेशेंट के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर 250 के करीब थे, 250, 225 से लेकर 250 के बीच में। एक ग्रुप को क्या किया, दवा देके ब्लड शुगर को 150 से नीचे ले आए, और एक ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उनका ब्लड प्रेशर शुगर को सिर्फ मॉनिटर किया। जिस ग्रुप का ब्लड शुगर दवा देके नीचे ले आए उस ग्रुप में 22% मोर डेथ, 22% ज्यादा लोग मरे। उस ग्रुप में ज्यादा वेट गेन हुआ, उस ग्रुप में ज्यादा हार्ट डिजीज हुआ, उस ग्रुप में ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन हुआ। ये ट्रायल हुआ था 2008 में। 2008 से लेके अभी 2018 है, 10 साल लग गए। और अब जाके इसके को आधार बना के गाइडलाइन बदले गए, और गाइडलाइन नए ये कि आपको दवा नहीं लेनी है अगर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ज्यादा है तब भी, लेकिन उसको आपको नेचुरल रखना है। यू हैव टू मॉनिटर इट, और मॉनिटर करके आपको नेचुरली उसको कम करना है। न्यू गाइडलाइन, उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, राइट। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एक की भी अगर दवा लेते हैं इनमें से तो बाकी 2 लोग चीज अपने आप बढ़ जाती है, तो उनकी दवा आप ऑटोमेटिकली डॉक्टर दे देगा, और अल्टीमेटली आप तीनों चीज की दवा लेंगे। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा नहीं है, अभी तक नहीं बनी। अब आप सोच रहे होंगे जो दवा आप लेते हैं वो कौन सी दवा है फिर? कितने लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं? लेते हैं ना। मैंने अभी क्या बोला कि दुनिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं बनी, लेकिन आप लेते हैं कोई दवा और वो जब खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल मेजर करते हैं तो कम हो ही जाती है, और मैं बोल रहा हूं कोई दवा नहीं बनी। समझिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए, साफ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है पहले ये समझिए। आप अंडा लीजिए, अंडे को अगर आप एक एनवायरमेंट देकर उसको ऐसे चक्कर कटाते रहे कुछ दिनों तक, एक टेम्परेचर पे रखें, गर्मी दें उसको, तो क्या होगा उसके अंदर से? एक चिड़िया निकलेगी। कभी आपने सोचा इस अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि इसके अंदर से एक लाइफ, एक जिंदगी निकल जाती है? उसको लैब में दीजिए कि इसमें क्या ऐसा है कि जिससे लाइफ बनती है, अंडे का लाइफ, चिड़िया बन जाती है। 68% उसके अंदर जो है, जो ताकत लाती है, एनर्जी लाती है, पावर, ये लाइफ बनाने, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ।
और ये सिर्फ चिड़िया की बात नहीं है, इंसान की बात भी है। इसीलिए एफडीए ने बोला है जो ऐसी औरतें जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगी तो उनका बच्चा पैदा होने में दिक्कत आएगी, या बच्चा पैदा नहीं होगा, या डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होगा। यानी कि नो कोलेस्ट्रॉल, लेस कोलेस्ट्रॉल, नो लाइफ। इसीलिए इस दवा को एक्स कैटेगरी ड्रग कहते हैं, कि मतलब जो लोग बच्चा चाहते हैं, मैन या वुमेन दोनों, तो तब तक के लिए वो कोलेस्ट्रॉल की दवा ना लें। कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। इंसान की जिंदगी या चिड़िया की जिंदगी शुरू होने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है कोलेस्ट्रॉल का, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल को कभी भी किसी को कम करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स कैटेगरी ड्रग, पहली बात। तो दूसरी बात कि मैंने आपको बोली कि कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा बनी नहीं है, लेकिन जो आप लेते हैं वो क्या है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बोलिए ये कोलेस्ट्रॉल की दवा का असली नाम बताइए, इस दवा का नाम क्या है वो बताइए, केमिकल नेम बताइए। तो डॉक्टर क्या वर्ड बोलेगा, सुनिए जरा, कि केमिकल नेम क्या है उसका केमिकल नेम है HMG को एंजाइम इनहिबिटर। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा वो कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर, कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके डॉक्टर को बोलिए इसका नाम बताइए क्या है, केमिकल नेम क्या है। डॉक्टर बोलेगा इसका केमिकल नेम है HMG को एंजाइम इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर नहीं बोलेगा वो। अच्छा, HMG को एंजाइम इनहिबिटर मतलब HMG को एंजाइम एक केमिकल बॉडी बनाती है, उसी को रोकने वाला जो है वो है आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवा। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं घटाती है, वो इस केमिकल को बॉडी से घटा देती है। लेकिन ये केमिकल क्या करता है, ये एक और केमिकल बनाता है जिसे कहते हैं मेवलोनेट। और ये वाला केमिकल कई सारे केमिकल को बनाते हैं, उनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रांच यहीं पे काट दिया गया तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा ना। लेकिन और साथ में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो कम कर रही है दवा, स्टैटिन, जिसे स्टैटिन बोलते हैं आप, लेकिन अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लेकिन ये दवा कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही है, लेकिन और क्या कम कर रही है, ये सारा कम होता जा रहा है। और ये जो सारी केमिकल है इनका बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे कोक्यूटेन, अब डॉक्टर से पूछिए, वो बताएंगे कि कोक्यूटेन जिसका कम हो जाएगा वो उसके हार्ट की बीमारी हो जाएगी, हिमी जिसका कम हो जाएगा उसको कैंसर हो जाएगा, डेलिकॉल जिसका कम हो जाएगा उसका नर्वस डैमेज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाएगा, मसल डैमेज हो जाएगा। और सिग्नलिंग प्रोटीन, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जिसका कम होगा उसको डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा जो है वो रेसिपी है आपको जिंदगी भर बीमार रखने के लिए, राइट। कोलेस्ट्रॉल की दवा किसी को भला नहीं कर सकती, किसी को भला नहीं कर सकती। ये जो सारी बातें बता रहा हूं ये डॉक्टर खुद बोलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवा है ही नहीं कोई दुनिया में। छोटे बच्चे ऐसे कई बार पैदा होते हैं 25 लाख में एक, जिनका बॉडी कुदरती HMG को एंजाइम पैदा नहीं कर पाता। कई बार ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका बॉडी में क्षमता नहीं होती ये केमिकल पैदा करने की। तो उन बच्चों के साथ कैसा होता है, आपने मूवी देखी है पा, देखिए मूवी, याद है? तो पा में क्या था, छोटा बच्चा जो बूढ़ा बन जाता है, याद है आपको? तो अगर हमारे बॉडी में ये केमिकल ना प्रोड्यूस हो, तो जो कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है, तो वो 5 साल की उम्र में 50 साल के दिखने लगते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये केमिकल कितना महत्वपूर्ण है। और आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसी दवा खा रहे हैं जिससे वो केमिकल आपके बॉडी में कम बने या ना बने। ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। तो अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल की दवा है तो घर जाकर उसको फेंकिए नहीं, फेंकेंगे तो हो सकता है जानवर लोग खा जाएं, तो वो जानवर भी ना खा पाए, उसको कहीं गाड़ दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। वो एक पॉइजन है, राइट। वो एक प्लांट चाइना में है, रेड राइस प्लांट। उस प्लांट में कैपेबिलिटी है कि जब भी कोई मक्खी, कोई ऐसी चीज जो उस पर बैठने आती है, उसको खाने आती है, तो प्लांट के अंदर से पॉइजन निकलता है, और वो पॉइजन से वो उसको अटैक करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। वो जो पॉइजन है, उस पॉइजन का नाम है स्टैटिन, जो कि आप खा रहे हैं।
जिससे मक्खी मच्छर मरते हैं, वही वाला स्टैटिन आप खा रहे हैं, उसी प्लांट का, तो वो आपका भला कैसे कर सकती है? वो सिर्फ एक ही इंसान का भला कर सकती है, जो इंसान आपको वो बेच रहा है, राइट? सो कोलेस्ट्रॉल की दवा किसी भी कीमत में आपके लिए ठीक नहीं है, इवन इफ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी, क्योंकि जैसी वो दवा लेते हैं कई सारी चीजें बनना आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली कम होना ही होना है, और आप कई सारे और बीमारियों का भी शिकार होने ही वाले हैं और होते ही हैं। किस बीमारी का शिकार पहले होंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन होंगे जरूर, ये पक्का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफडीए ने वार्निंग दी है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा 6 महीने में मोस्टली इंसानों को इंपोर्टेंट बनाया जाता है, इनफर्टाइल, इंपोर्टेंट। लेकिन इंपोर्टेंसी, इनफर्टाइल एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के बाद भी बॉडीली इंसान वैसा ही दिखता है, और ये एक टैबू है, कोई किसी को बताता भी नहीं है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंपोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी के एक्सपीरियंस है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोलेस्ट्रॉल की दवा पे हैं, और अगर दवा पे हैं तो उसको इसी वक्त बंद कर दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंसानियत को इस दवा की ज़रूरत कभी भी नहीं है, राइट? लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आज का तो सेमिनार डायबिटीज़ पे है, इसलिए ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, टाइम होगा तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे नाम से है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, उसमें वीडियो है हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड, 2 घंटे का वीडियो है, उसको देखिए तो आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल अब सवाल ये होता है, आपने अभी देखा डायबिटीज़ की दवा है, हाई ब्लड प्रेशर की दवा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा है, मैंने ये बोला कि छोड़ दो, लेकिन करना क्या? अब आज घर जाके क्या करें हम, कल से क्या करें हम? आज घर जाके क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं अब बताने जा रहा हूं। व्हाट यू हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप नाउ। अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको कुछ करना है। अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले 3 डेज डायग्नोस्टिक चैलेंज, कल से लेके आज संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 डेज, अगले 3 दिन के लिए सिर्फ एक काम करना है, 3 डेज डायग्नोस्टिक चैलेंज, राइट? जो खास तौर पे जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल की, या इनमें से सारे, या इनमें से कोई भी, 3 दिन के चैलेंज में क्या करना है? 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए ये सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। इंसुलिन वाले को मैं आगे बताऊंगा, इंसुलिन वाले को अभी बंद करने नहीं बोल रहा, वो आगे बताऊंगा तब बंद करना है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी दवा चल रही है, तीनों की तीनों चल रही है, तो क्या करना है आपको? बंद करना है। बंद करने के नाम से ही दिल में धक धक थोड़ा बढ़ ही जाता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बंद कैसे करें, कुछ हो गया तो? क्या सवाल आ रहा है दिमाग में? तो मेरे सेमिनार के बाद कुछ पेशेंट क्या करते हैं, ये सारा सुन के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ कोई आए हुए थे, उन्होंने बोला बस 3 दिन के लिए दवा बंद करनी, फिर चालू कर दूंगा। कैसा करूँ क्या? कोई सोचता है सेफ होने के लिए एक बार डॉक्टर से पूछ लेता हूँ। डॉक्टर क्या बोलता है, देखो भाई अगर दवा बंद कर दिया, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब पेशेंट क्या करेगा? ये बोल रहे दवा छोड़ दो, वो बोल रहे दवा छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपको अगर डॉक्टर ने ये बोला, आप डॉक्टर से बोलिए ठीक है डॉक्टर, मैं दवा नहीं छोड़ता, लेकिन अब अगर मुझे कुछ हो गया, क्या आप जिम्मेदार हैं? डॉक्टर बोलेगा अब तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। तो याद रखिए, दवा ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ आपको होता है तो एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है आप खुद। डॉक्टर तो कभी जिम्मेदार है ही नहीं, बल्कि वो तो लिखवा लेते हैं सर्जरी से पहले, किसी भी इंटरवेंशन से पहले आप लिख के दो कि कुछ अगर हो गया उल्टा सीधे तो ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, और अगर आप मर गए तो पैसे कहाँ से लें और लाश कहाँ भेजें वो भी एड्रेस डाल दो। आप उस पर साइन करते हैं, तब जाके आपकी सर्जरी होती है, तब जाके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, होता कि नहीं होता है, राइट? एक बात याद रखिए, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, राइट? यू हैव टू रियली वर्क। आप सोच रहे होंगे कि दवा लेने की वजह से आप जिंदा हैं। आप दवा लेने की वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि मुझे हैरानी है कि दवा लेने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कि इतने खतरनाक दवा सालों साल से ले रहे हैं, कैलाशी ने बोला 15 साल से ले रहे हैं, फिर भी जिंदा तो हैं, और जिंदा भी इतना कि वो चल के आप दिल्ली तक पहुंच पाए। तो आप सोचिए भगवान ने हमारी बॉडी कितना ज्यादा एक अजूबा है
कि इतने सारे दवाइयां इतने साल से आप सब ले रहे हैं और फिर भी एटलीस्ट हम जिंदा हैं। तो दवा लेने की वजह से जिंदा नहीं है, दवा लेने के बावजूद ही आप जिंदा हैं, तो भगवान का शुक्र मनाइए, नंबर 1, राइट। तो मैं आपको बोल सकता हूं, देखिए मेरा अभी लगभग 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस फील्ड में, कई सारे देशों में मेरे सेंटर्स हैं, मेरा काम ही ये है, और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि दवा छोड़ने से किसी की डेथ अभी तक तो नहीं हुई, दवा छोड़ने की वजह से डेथ नहीं होती है। दवा में ऐसा कोई अमृत नहीं है जो आप जिसका ना जाने से आपके बॉडी में अचानक हार्ट काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है कोई चीज़, राइट। वो मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा आपको, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड में भी आप पूछेंगे, उसके बाद आप करेंगे, राइट। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना है, पूरी बहस होगी अभी, और जब पूरा यकीन हो जाए सबूत के साथ, कैलाश जी ने अपना सबूत दिया कि उन्होंने तो छोड़ ही दिया था 3 दिन के अंदर, राइट, तभी आपको उसको फॉलो करना है, सुनना है ध्यान से। तो पहला स्टेप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन के लिए ये सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। दूसरा स्टेप, सिर्फ एक आंकड़ा याद रखिए, आंकड़ा है 250, 250, बस एक नंबर याद रखिए, 250 और कुछ नहीं। 250 क्या, इसको ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे दिन, मंडे को आपने दवा छोड़ दिया बीपी का, डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का, वेडनेसडे को आप शाम को 5 बजे करीब ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, बिना दवा के इंटरफेरेंस के ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, बॉडी में अब दवा नहीं है पिछले 3 दिन से, अब बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। देखिए ये आंकड़े आपको बताए थे थोड़ी देर पहले मैंने, ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। आपको क्या करना है, जितना भी ब्लड प्रेशर आ रहा है उसको आपको दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद अगर वो 250 से नीचे है तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं, दवा छोड़ दिया, आप भूल जाइए सब कुछ, दवा दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर 250 से नीचे बिना दवा के है, दिस प्लस दिस लेस देन 250 अकॉर्डिंग टू कॉकरेन गाइडलाइन, COCHRANE, कॉकरेन गाइडलाइन, बिना दवा के इन दोनों को प्लस करने के बाद 250 से नीचे आया, सब ठीक है। 250 से ऊपर है तो शायद ठीक नहीं है, शायद, तब क्या दवा लेना है, तब भी दवा नहीं लेना है, तब उसको 250 से नीचे लाना है। 250 से नीचे कैसे लाना है एक दिन के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 ही चीज हो सकते हैं, या तो 250 से नीचे होगा या ऊपर होगा। अगर तो नीचे है तो सब ठीक है ही, और अगर ऊपर है तो नीचे लाने की तरकीब मैं बताने जा रहा हूं। मतलब इन बोथ द केसेस दवा तो नहीं लेनी, ये तो पक्की बात है। अब आते हैं ब्लड प्रेशर के बाद आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। देखिए कोलेस्ट्रॉल कई सारे हैं, LDL, HDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, दिस कोलेस्ट्रॉल, दैट कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, हजारों तरह के नाम हैं। 1997 से पहले सिर्फ एक होता था, टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। लेकिन उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल से बात बनी नहीं, धीरे धीरे कई सारे और आंकड़े आ गए, इतना कंफ्यूज कर दो कि इंसान को समझ ही ना आए और दवा अल्टीमेटली ले ही ले। इतने सारे ट्रैप बना दिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा तो LDL ज्यादा होगा, अगर उससे भी बात नहीं बढ़ रही तो VLDL एक और है, उससे भी बात नहीं बढ़ रही ट्राइग्लिसराइड एक और है। मतलब इतने सारे ट्रैप बना दो कि दुनिया में ऐसा एक इंसान दिखा दो जिसके सारे पैरामीटर ठीक हो तो बड़ा मुश्किल है, राइट। तो आप वो सब भूल जाइए, सिर्फ एक नंबर याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर 250 से नीचे आता है बिना दवा के इंटरवेंस में, याद रखिए जो कोलेस्ट्रॉल की दवा आप लेते हैं उसकी आयु आपके बॉडी में करीब 6 घंटे की होती है, तो 6 घंटे के बाद कोलेस्ट्रॉल की दवा का असर नहीं है। यानी कि 3 दिन से आपने कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं ली, अब जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है, वो वाला कोलेस्ट्रॉल है जो आपका बॉडी खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। तो वो आंकड़ा कितना आया टोटल कोलेस्ट्रॉल का, अगर 250 या इससे कम आया तो सब कुछ नॉर्मल है, 250 से ज्यादा आया तो ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, समझ आ रही बात। तब भी ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल है, लेकिन तब एबनॉर्मल हो भी सकता है। अब क्या करना है, 250 से कम आया सब कुछ भूल जाइए, दवा तो छोड़ ही रखा था। 250 से ज्यादा आया तो दवा फिर भी नहीं लेनी है, लेकिन अब कुछ करना है। उसके लिए मैं एक रूल बताऊंगा आपको, सब क्लियर हो जाएगा। वो रूल ये, दुनिया में भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो ताकत है वो सिर्फ एनिमल्स को दिया है, जानवरों को दिया है, प्लांट्स को, पौधों को नहीं दिया है। पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते,
आप पौधे हैं या आप जानवर हैं? पहला है। दूसरा तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है, जानवर कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। जो लोग एनिमल फूड खाते हैं, ऐसी चीज जो जानवरों से निकलती है, जैसे अंडा, फिश, चिकन या डेयरी प्रोडक्ट, दूध की बनी हुई चीजें, वही लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल खाते हैं। अगर आप प्लांट जैसे फल सब्जी खाते हैं तो क्या आप कोलेस्ट्रॉल खा सकते हैं? क्योंकि भगवान ने प्लांट को ताकत दी नहीं कोलेस्ट्रॉल बनाने की। कई बार लोग बोलते हैं अच्छा काजू कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है इसमें? अच्छा इसका जवाब चाहिए मुझे। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, आप ये जवाब दीजिए, काजू प्लांट से आया कि एनिमल से आया? कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कैसे पता चले किसमें कोलेस्ट्रॉल है किसमें नहीं है? सिर्फ एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या ये प्लांट से आया है? आंसर इज यस, नो कोलेस्ट्रॉल। काजू इतना मुट्ठी खाइए और ज्यादा खाइए, राइट, वो अच्छा ही अच्छा है, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। डेयरी प्रोडक्ट प्लांट से है कि एनिमल से आया? एनिमल से, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दूर रहिए उससे, राइट। तो जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी खुद बनाती है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जो कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं वो बॉडी के लिए खराब है। सिंपल नियम। तो आपको कोलेस्ट्रॉल खाना नहीं है, और बॉडी सिर्फ उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितना बॉडी को अपने आप में जरूरत है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल का नंबर कितना भी हो चिंता करने की बात नहीं है, और अगर कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और नंबर 250 से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ दीजिए। ये सिंपल नियम है, राइट। और जैसे ही आप कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ देंगे, यानी कि एनिमल फूड छोड़ देंगे, एक हफ्ते बाद अपने आप से पूछिए मेरा जोड़ों का दर्द कैसा है, मेरी एनर्जी लेवल कैसी है, मेरी नींद कैसी है, राइट, मेरा एंजाइना पेन था वो कैसा है। आप ताज्जुब हो जाएंगे। सिर्फ एक बदलाव से आपका जवाब आएगा कि ये सब में बहुत फायदा हो गया। एक हफ्ते में, विद इन 1 वीक, 1 महीना नहीं बोल रहा मैं, 1 साल नहीं बोल रहा, 1 वीक, राइट। सो ये है कोलेस्ट्रॉल की बात। अब आते हैं अगला, कौन सा रह गया? डायबिटीज रह गया, राइट। ब्लड शुगर, 3 दिन तक आपने दवा छोड़ दिया, 3 दिन के बाद आप फास्टिंग ब्लड शुगर मेजर कीजिए, सो के उठ के खाली पेट, नंबर 1। पोस्ट प्रैंडल मेजर कीजिए। पोस्ट प्रैंडल मतलब पोस्ट प्रैंडल भी नहीं, सोने से पहले, रात को सोने से जस्ट पहले उसको मेजर कीजिए, सुबह उठते ही और सोने से पहले। दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों प्लस डिवाइडेड बाय 2। अगर लेस देन और इक्वल टू 250 आता, 250 से कम आता है या 250 भी आता है बिना दवा के, यानी कि ये नॉर्मल है, यानी कि आप डायबिटीज के पेशेंट थे ही नहीं, डायबिटीज का पेशेंट है ही नहीं, राइट। तो सब ठीक है, दवा छोड़ दिया और आपने अच्छा किया, आप डायबिटीज के पेशेंट है ही नहीं। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, एसीपी गाइडलाइन 6 मार्च 2018, 6 मार्च या 7 मार्च का आप अखबार खोल के देखिए, कोई भी अखबार खोल के देखिए पूरे वर्ल्ड का, इस तारीख का कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज देखिए, पूरे वर्ल्ड का न्यूज़पेपर, उसमें आपको ये गाइडलाइन दिखेंगे, लेकिन इतना छोटा कि लेंस लगा के देखना पड़ेगा कि गाइडलाइन लिख भी दिया और किसी ने पढ़ा भी नहीं, राइट। तो वो न्यूज को छोटा करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लॉबी बनाई ताकि न्यूज इतना हाईलाइट ना हो कि लोगों को पता चल जाए, राइट। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई मेरी अपनी राय नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है, ऑलरेडी ऑफिशियल गाइडलाइंस है भाई, और इस गाइडलाइन की कॉपी आपके पास मिलने ही वाली है आपको। तो 3 दिन पे क्या करना है आपको क्लियर हो गया। 3 दिन तक आपको दवा नहीं ले रही है, बाकी काम वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जो भी। तीसरे दिन आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल मेजर करना है, और 250 से नीचे आ गया तो आपको चिंता नहीं करना, आप इसके बीमार थे ही नहीं कभी। और अगर 250 से ऊपर ब्लड शुगर आया, 250 से ऊपर ब्लड प्रेशर आया तो क्या करना है। तो अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं ये उनके लिए है जिनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का टोटल काउंट कितने से ऊपर है, 250। 250 के नीचे वाले तो यहीं पे लेक्चर खत्म, अभी भी जा सकते हैं, उनका तो काम हो गया, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन 250 से ऊपर वाले हैं, उनको उसको नीचे लाना है, तो उनको थोड़ा देर और समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। देखिए क्या करना है। स्टेप 1, पहला स्टेप, तीसरे दिन वेडनेसडे के बाद क्या, थर्सडे को क्या करना है,
थर्सडे को क्या करना है वो बता रहा हूं, पहला 3 दिन तो हो गया। स्टेप 1, स्टॉप गोइंग टू ए डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए। ये पहले कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, मुझे पकड़ में आना ही नहीं उनके, लेकिन एक पिज्जा ऑर्डर कीजिए। ये बात आपको लगता है थोड़ा जच गई अब तक ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब तक तो मेहनत ही करा रहे थे, अब थोड़ा ठीक लग रहा है जाके। मैंने पिज्जा ऑर्डर करने बोला है, खाने नहीं बोला है। ओके, सो स्टॉप गोइंग टू डॉक्टर, ऑर्डर पिज्जा। अब जरा समझिए, ये जो पिज्जा आपने ऑर्डर किया, इसके अंदर सारे टेक्निक है, सीक्रेट है, जो आपको बताएगी आपको क्या करना है। अगले 15-20 मिनट की और लेक्चर है मेरा। देखिए, इमेजिन कीजिए आपका पिज्जा का बिजनेस है, बहुत बड़ा पिज्जा का बिजनेस है। आपने बहुत सारे पिज्जा बना के रखे और डिमांड बहुत है, बहुत लोग भूखे हैं जिनको पिज्जा खाना है। तो कस्टमर आपके पास बहुत सारे हैं, फोन आ रहे हैं, पिज्जा लाओ, पिज्जा लाओ, पिज्जा लाओ। पिज्जा है भी, आपने बहुत सारे पिज्जा बना के रखे। पिज्जा होने के बावजूद भी, कस्टमर होने के बावजूद भी, हजारों फोन कॉल आने के बावजूद भी, 3 तरीके से आपका पिज्जा बिजनेस फेल हो सकता है। पहला कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी ही नहीं है, ये कम हो, है कि नहीं, तो ये भूखे यहां पे खड़े हैं और खाना यहां सड़ रहा है। यही होता है हमारे बॉडी में। देखिए, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं। खाना मतलब कुछ भी, वो फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, वो रोटी हो सकती है, चावल हो सकता है, दाल हो सकता है। जो भी खाना खाते हैं, हर खाने में एक चीज जरूर होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर। और शुगर हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो जब भूख लगती है तो यानी कि हमारे बॉडी में करोड़ों अनगिनत सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, और ये सारे भूखे हैं, ब्रेन को बताते हैं। तो ब्रेन आपको भूख क्रिएट करता है, आप खाना खाते हैं, उसमें शुगर होता है, वो शुगर ब्लड में जाता है, और ब्लड में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि शुगर को लेके सेल्स तक पहुंचाए। ये जो ट्रांसपोर्टर है, इसका नाम क्या है बॉडी के अंदर का? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? वो वही वाला काम करता है जो काम पिज्जा बिजनेस में ये मोटर बाइक करेगा, कि खाने को लेके कस्टमर तक पहुंचाना, यानी कि शुगर को लेके आपके सेल्स के अंदर तक ले जाना, राइट। कुछ लोगों की बॉडी में ये ट्रांसपोर्टर, ये जो मोटर बाइक है, ये कम बनता है, यानी कि इंसुलिन कम बन रहा है। तो खाना भी है अवेलेबल पेट में, ब्लड में, और सेल्स भी भूखे हैं, लेकिन खाना सेल्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इंसुलिन कम बन रहा है। ज्यादातर ऐसा होता है छोटे बच्चों के केस में, डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। एक पेशेंट यहां भी था, राइट, डायबिटीज टाइप 1। तो ऐसे में क्या करेंगे? डॉक्टर बोलेगा मोटर बाइक कम है तो भाई थोड़ा किराए पे मोटर बाइक ले लो, ऐसी ना, काम चला लो अभी। तो उनके साथ भी ऐसे ही होता है कि डॉक्टर बोलता है आपका बॉडी इंसुलिन कम बना रहा है तो बाहर से ले लो रोज। बाहर से लेना कुछ ऐसे ही होगा कि जब भी किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया, आपने अपने अड़ोसी पड़ोसी से उधार में मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए मांग लिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला, एक आध दिन चल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हो गया पहला तरीका डायबिटीज होने का, जब बॉडी का मतलब 250 से ऊपर रीडिंग आने का। 250 से ऊपर रीडिंग क्यों है? क्योंकि शुगर जो है वो ब्लड में ही रुका हुआ है, यानी कि खाना किचन में ही पड़ा हुआ है, राइट। सेल्स भूखे हैं, मोटर बाइक कम है, राइट। तो रीडिंग 250 से ऊपर, मतलब 250 से ज्यादा पिज्जा यहां पड़े हुए हैं। किचन में इतना पिज्जा क्यों दिख रहा है भाई? लोग मांग रहे हैं तो, अरे मोटर बाइक वाला ही नहीं है, राइट। तो ब्लड में इतना शुगर क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि ट्रांसपोर्टर का नाम बताया था क्या है? इंसुलिन ही नहीं है, कम है। तो क्या करें? बाहर से ले लो, पहला डायबिटीज। दूसरा तरीका है पिज्जा बिजनेस में फेल होने का, कि मोटर बाइक भी बहुत सारे हैं, पिज्जा भी बहुत सारे हैं, लोग भी खाना चाहते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन रास्ता खराब है, रोड टूटे फूटे। यहां मोटर बाइक वाला लेके निकल तो रहा है, रास्ते में कहीं भटक गया, कहीं टूट गया मोटरसाइकिल, कहीं गिर गया, पहुंच ही नहीं पा रहा है। सड़कें देखिए क्या उल्टी सीधी, जैसे हमारे फरीदाबाद जहां से है वहां की, यहां की तो फिर भी अच्छी है, राइट। तो ये ठीक, इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में
ये इंसुलिन रेजिस्टेंस। कई बार आप जाएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब मोटरबाइक तो है लेकिन सड़क रेजिस्ट कर रही है, जाने नहीं दे रही उसको, राइट। उनका जो पूरा ट्रैवलिंग सिस्टम है वो पूरा फेल हुआ है। ये वो लोग होते हैं जो डायबिटीज की दवा पे हैं। मतलब पहली बार आप गए, डॉक्टर ने दवा ले लिया, दे दिया, और दवा के बाद आपका शुगर नॉर्मल आने लगा, यानी कि आपके बॉडी में ये दिक्कत है। इसे इसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपकी जो शुगर इंसुलिन है वो ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही, शुगर को पहुंचा नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत सारे खड्डे आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स में है, आपके सिस्टम में है, फैट जमा हुआ है। उनकी बॉडी को खोल के देखेंगे तो बॉडी के अंदर फैट जमा हुआ है। जहां जैसे यहाँ पे बहुत सारे, अगर यहाँ पे ईंट पत्थर रख दें रास्ते में तो बाइक का जो हाल होगा, बॉडी के अंदर भी वही हाल है। कई लोग वियतनाम में, थाईलैंड में, जहां जहां मेरे सेंटर्स हैं, वियतनाम में लोग बिल्कुल पतले हैं, सब लोग ही पतले हैं, लेकिन वहां पे डायबिटीज उतना ही है जितना आप यहाँ पे है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से पतले लेकिन अंदर फैट, इन्हें कहते हैं टॉफी, TOFI, थिन आउटसाइड TO, फैट इनसाइड FI, राइट। सो दे आर सफरिंग फ्रॉम टॉफी, कि बाहर से पतले लेकिन अंदर से मोटे हैं, अंदर फैट ही फैट जमा हुआ है, राइट। तो अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया में लोग मोटे होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पतले लोग भी अंदर फैट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पतले लोग हैं लेकिन तोंद निकली हुई छोटी सी, राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस, दे आर टॉफी TOFI, राइट। यह है दूसरा तरीका। लेकिन ऐसे लोगों का तरीका, अभी तक ब्लड शुगर हाई होता है तो वो क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं तो काम चल जाता है, राइट। दवा लेने से, दवा क्या करता है, कुछ देर के लिए इसको ठीक कर देता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि दवा लेके यहाँ से शुगर को निकाल के हार्ट में डाल दिया, किडनी में डाल दिया, मैंने शुरू में आपको बताया था, राइट। तो उस तरह से तीसरे तरह के लोग होते हैं, यानी कि पिज्जा बिजनेस में तीसरे तरीके से आप फेल हो सकते हैं, वो कि रोड भी अच्छा है, बाइक भी बहुत सारी हैं, लोग भी खाना चाहते हैं, पिज्जा भी है, लेकिन अब भी आपका बिजनेस में पिज्जा बिजनेस फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो मैनेजर है, वो ठीक नहीं है। मैनेजर इससे लेगा, ठीक से बाइक वाले को बताएगा एड्रेस टाइम, तब जाके पहुंचाएगा ना। किचन वाले को ही बताएगा, इसका बीच का काम है। किचन वाले को बताएगा कितने पिज्जा बना के रखने हैं, बाइक वाले को इन्फॉर्म किया कहाँ पे जाना है, राइट। ऑर्डर लेना भी है इसको। तो एक बीच का आदमी है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है बिटवीन किचन, कस्टमर एंड ट्रांसपोर्टर, राइट। अगर ये बीच का आदमी ठीक नहीं होगा तो भी पिज्जा बिजनेस फेल हो सकता है। इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसे लोग जो पहले ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे थे, पहले कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे थे, उसके बाद एक दिन डॉक्टर ने बोला आपको ब्लड शुगर की दवा भी लेनी है, तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में एप्पल है, जैसे ही आपने एप्पल देखा तो ब्रेन ने पहला सिग्नल इंसुलिन को भेज दिया, पैनक्रियास को भेज दिया कि एप्पल आने वाला है। अभी आपने खाया नहीं, लेकिन बॉडी ने इंसुलिन बनाना प्रोड्यूस कर दिया पहले से ही। अब आपने उसको जीभ में लिया, ब्रेन ने दूसरा सिग्नल भेजा, अब आप चबा रहे हैं, थर्ड सिग्नल भेजा, और जब तक वो पेट में गया तब तक सारा इंसुलिन अपनी अपनी जगह पे पूरा तैयार है ऑलरेडी। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप जब सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, उस सोच से ही बॉडी के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है। जब कस्टमर का कॉल आया कि ऑर्डर करना है, तभी इसने किचन में बोल दिया भाई बनाना स्टार्ट कर दो, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है बड़ा। वो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ तब होती है जब जब ब्लड प्रेशर की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली लेगा तो कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाएगा, फिर उसको ब्लड शुगर की गोली भी लेनी पड़ेगी। यह है तीसरा, 3 तरीके से बिजनेस फेल हो सकता है पिज्जा का। तो आपका बॉडी भी एक पिज्जा की फैक्ट्री है, पिज्जा का दुकान है, और वो भी 3 तरीके से किसी एक तरीके से फेल हुआ है, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर कितने से ऊपर होना है, अब 250 से ऊपर, राइट। तो अब इस बिजनेस को ठीक कैसे करें, यानी कि इन 3 तरह के प्रॉब्लम के 3 सोल्यूशन क्या हैं। अब अगले 5 मिनट में मैं 3 सोल्यूशन बताऊंगा जो आपको तीसरे दिन यानी कि वेडनेसडे के बाद से इंप्लीमेंट करना है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट।
पहला कौन सा था, ये देखिए, पहला है जिसमें इंसुलिन कम बन रहा है, इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में डायबिटीज टाइप 1, है कि नहीं। दूसरा, जिन्होंने दवाई से ब्लड शुगर को नॉर्मल कर दिया, उसे बोलते हैं डायबिटीज टाइप 2। तीसरा, ऐसे लोग जो पहले ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे थे, फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे थे, हार्ट की दवा ले रहे थे, और अब कुछ समय से शुगर की दवा भी लेनी शुरू कर दी, उन्हें अब नया नाम दिया गया है कुछ समय से डायबिटीज टाइप 3 या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। सो इस केस में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगे। बात प्रॉब्लम सॉल्व। हम क्या करें कि हमारी बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाए? इंपॉर्टेंट, देखिए क्या करना है आपको। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, हमारे पूरे बॉडी में सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, करोड़ों सेल्स, लेकिन इससे भी 10 गुना ज्यादा सेल्स हैं हमारे बॉडी के स्टमक के अंदर। इन्हें कहते हैं माइक्रोबियल सेल, माइक्रोब्स। माइक्रोब कौन होते हैं? माइक्रोब छोटे छोटे कीटाणु टाइप होते हैं, कीड़े टाइप होते हैं, जो हमारे बॉडी में रहते हैं, जो बाहर से आके बॉडी में बसते हैं। वो हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है, वो बॉडी में रहने आए हैं, जैसे आप इस शहर में रहने आए हैं, और वो ज़्यादातर स्टमक में रहते हैं, लेकिन वो बॉडी की मदद करते हैं डाइजेशन में, बॉडी की मदद करते हैं केमिकल बैलेंस में, या बॉडी की मदद करते हैं ब्लड होमोस्टेसिस को बैलेंस करने में। बॉडी की सारी एक्टिविटी में वो माइक्रोब बॉडी की हेल्प करते हैं, और बदले में बॉडी के अंदर रहते हैं वो। तो उनकी संख्या कितनी है? 10 गुना ज्यादा है हमारे खुद के अपने सेल्स से। यानी कि जब आप मरेंगे, जब मैं मरूंगा, तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें से 10% सेल ही मरेंगे एक्चुअली, और बाकी जो सेल्स हैं वो हमारे सेल नहीं है, वो तो माइक्रोब्स हैं। वो मिट्टी के रास्ते दूसरे और किसी इंसान या दूसरे और किसी एनिमल के अंदर जाके वहां वो अपना घर बसाएंगे। क्लियर है ये बात? 10% ऑफ आवर सेल्स आर आवर सेल्स, वो हम हैं। 90% जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो हम नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं माइक्रोब्स, और बॉडी में रहते हैं, मोस्टली स्टमक में रहते हैं, लेकिन बॉडी का बहुत सारा काम करते हैं और बदले में बॉडी में रहते हैं। अब जो भी आप खाते हैं मुंह के रास्ते जाता है, वो इसे बोलते हैं फॉरेन मैटर, वो बॉडी का अपना अंग नहीं है। लेकिन जब वो स्टमक में जाता है, ये जो माइक्रोब है ये इसको जांचते हैं कि क्या ये इस लायक है कि बॉडी के अंदर भेजा जाए, क्या पॉइजन तो नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में सरहद है, बॉर्डर में पहरेदार है, और पहरेदार पूरा निगरानी रखते हैं। पहरेदार शहर में भी हैं और बॉर्डर में भी हैं, लेकिन जितना ज्यादा गोलीबारी बॉर्डर में होती है उतना शहर में नहीं होती। ठीक इसी तरह से हमारे इम्यून रिएक्शन जितना स्टमक में होता है उतने पूरे बॉडी में नहीं होता। पूरे बॉडी में जब इम्यून रिएक्शन, इम्यून एक्टिविटी पूरे जीवन भर में जितना होता है, उतना सिर्फ एक दिन में उतना इम्यून एक्टिविटी बॉडी में होता है, स्टमक में होता है। तो स्टमक में ज्यादा इम्यूनिटी की एक्टिविटी होती है, और स्टमक में ही 90% जो बॉडी सेल्स हैं, जो हमारे अपने सेल नहीं, वो रहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब इनमें से करीब 500 वैरायटी इनकी, जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, या उनको माइक्रोब बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, कुछ भी नाम ले लो। कितने? 500। उसमें से एक का नाम है अकरमांसिया मुसिनिफिला। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यूं ही बता रहा हूं। ये एक छोटा सा बैक्टीरिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखने में। इसका एक और काम भी है कि बॉडी में इंसुलिन के बनाने में मदद करना। इस बैक्टीरिया का काम है, जो कि स्टमक में रहता है, कि बॉडी में इंसुलिन बनने में मदद करना। देखिए 2014 का ये रिपोर्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। जिनके बॉडी में ये बैक्टीरिया कम पाए जाएंगे तो उनके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा भी कम होगी, तो उनका ब्लड शुगर ज्यादा होगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसकी मात्रा तब ज्यादा होगी जब इसको सही खुराक मिलेगी, खाना मिलेगा, राइट। जिस तरह से मान लो बॉर्डर में, कश्मीर बॉर्डर में गोरखा रेजिमेंट है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उनके पास बंदूक है, वो ज्यादा अच्छा पहरा दे पाएंगे जब हम उनको बुलेट्स सप्लाई करें।
लेकिन बुलेट्स हमें कौन सी वाली सप्लाई करनी है? वो वाली सप्लाई करनी है जो उनके बंदूक में फिट हो। गेटिंग द पॉइंट? कोई भी बुलेट नहीं चलेगा, बुलेट वो हो जो उनके बंदूक की नली में फिट हो, वही वाला बुलेट उनको चाहिए। ठीक इसी तरह से कोई भी खाना ये नहीं खाते, इनको जो खाना पसंद है उसका नाम है, मेडिकली बोलते हैं मैक। मैक, मैक मतलब वो कंप्यूटर वाला मैक नहीं, ये जो खाना खाते हैं उसको मेडिकली बोलते हैं मैक। तो मैक, ऐसा खाना आपको खाना है जिसके अंदर मैक हो, MAC, मैक, क्योंकि उसी में से इसको खाना मिलेगा। ये और बढ़ेंगे, जितना ज्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी उतना बॉडी इंसुलिन बनाएगा, जितना ज्यादा बॉडी इंसुलिन बनाएगा उतना डायबिटीज कम होगा। गेटिंग द पॉइंट? अब आपको क्या जानना है, ये मैक क्या है भाई? तो अगला स्लाइड में बता रहा हूं व्हाट इज मैक, और वो कौन से खाने में आता है और कैसे कर सकते हैं। ये रिपोर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2014, पूरी रिपोर्ट चाहिए तो वो भी मुझसे आप ले सकते हैं। मैक का फुल फॉर्म है माइक्रोबायोटा एक्सेसिबल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरह से होते हैं, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट है, अंडे में भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है, हर एक में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट अलग अलग हैं। जो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आते हैं उन्हें बोलते हैं MAC, मैक। यही वाले कार्बोहाइड्रेट से वो बैक्टीरिया पनप सकते हैं, बाकी से नहीं। जिस तरह से मैंने बताया ना, बंदूक के हिसाब से ही गोली देनी है, कोई और गोली कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो बंदूक में नहीं फिट होगा तो उसके लिए बेकार है। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे बच्चे जो इंसुलिन पे हैं, या ऐसे लोग जो इंसुलिन पे हैं, उनको एक काम करना है कि अपने खाने में मैक की मात्रा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक नियम है, एक दिन आप क्या कीजिए, जो इस तरह के लोग हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, जो भी आप खा रहे हैं उसको इकट्ठा करते जाइए। सुबह से रात तक जो भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, दूध पीते हैं, सब इकट्ठा कीजिए, तौलिए। सुबह से रात तक जो भी मुंह में जाने वाला था उसका वेट कितना है, मान लो उसका वेट है 2 किलो। जितना भी किलो खाना आप खाते हैं पूरे दिन भर में, उस 2 किलो, उसका 80%, 80% 2 किलो का कितना होगा? 1600 ग्राम। 1 किलो 600 ग्राम, राइट? तो अगर आप 2 किलो खाना खाते हैं तो 1 किलो 600 ग्राम सिर्फ यही हो, बाकी 400 ग्राम उल्टा सीधा छोले भटूरे, रोटी, पूड़ी, भाजी, जो मर्जी, राइट? तो अगर आप ऐसा कर पाए 80% या ज्यादा, कच्चा सब्जी या स्टीम सब्जी, बॉयल सब्जी और फल, 80% तक अगर हो या उससे ज्यादा हो तो उतना चाहिए इंसुलिन वो बैक्टीरिया के पनपने के लिए, कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। और बैक्टीरिया जैसे ही पनपने लगेंगे, जो कि 3-4 दिन में पनप जाएंगे, 3-4 दिन में, 3-4 महीने नहीं बोल रहा, ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा और उस बच्चे के पेरेंट्स की मजबूरी हो जाएगी कि इंसुलिन को धीरे धीरे कम करना और धीरे धीरे खत्म करना। और अगर इंसुलिन फिर भी देते रहेंगे तो बहुत ही खतरनाक है, वो लो ब्लड शुगर हो जाएगा, उसे डेथ भी हो सकती है। तो यह है पहला सोल्यूशन कि MAC, माइक को बढ़ा देना। आजकल आप देखेंगे छोटे बच्चों में कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। फास्ट फूड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, राइट? तो ये भी एक कारण है, हर स्कूल में, हर क्लास में डायबिटीज टाइप 1 बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जब मैं स्कूल में था, जब आप स्कूल में थे, याद कीजिए आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे थे पूरे स्कूल टाइम में जो डायबिटीज के पेशेंट थे? शायद एक भी नहीं। और आज ऐसा कौन सा क्लास है, ऐसा कौन सा स्कूल है जहां डायबिटीज टाइप 1 के ढेर सारे पेशेंट नहीं है? खूब सारे हैं, राइट? तो सिर्फ एक बात उनको बोलिए, मैक पेट में जाएगा तो वो बैक्टीरिया पनपेंगे, इंसुलिन बनाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ये बात कोई डॉक्टर नहीं बताता, उनका धंधा ही बंद हो जाएगा, राइट? सो ये हो गया पहला। अब था पिज्जा बिजनेस, दूसरा वो लोग जो दवाई पे हैं, डायबिटीज की दवा पे हैं और दवा छोड़ने से 250 से ऊपर ब्लड शुगर आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन अगर दवा छोड़ देते हैं तो ब्लड शुगर 250 से ऊपर आ जाता है। उनको क्या करना है? ये 2016 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस जापानीज साइंटिस्ट ओशिनोरी
ओसुमी, इनको नोबेल प्राइज मिला है इस साइंस के लिए जो आपको बताने जा रहा हूं सिंपल भाषा में, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको एकदम समझ आए और आप घर पे जाके कर पाए। आप अखबार पढ़ते हैं सुबह, अखबार पढ़ने के बाद क्या अखबार को डस्टबिन में फेंक देते हैं? नहीं, आप उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। बेचने के बाद वो क्या करता है, उसी अखबार को रिसाइकल करता है, उसका वो टिश्यू पेपर बनाएगा, उसी का वो लिफाफा बनाएगा, उसी का वो कैरी बैग बनाएगा। फिर वो जो लिफाफा कैरी बैग है उनको भी वेस्ट नहीं करते, उसी का भी रिसाइकल होकर कुछ और तीसरी चीज बन जाती है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब एक चीज जब वेस्ट हो जाता है तो वो वेस्ट ना होकर रिसाइकल होता है, जिससे हमारे इकोसिस्टम की एफिशिएंसी बनी रहती है, राइट। ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी भी काम करता है। हमारे बॉडी में वेस्ट बनते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब भी कभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी जगह पे तो वहां वेस्ट बनेगा ही बनेगा, राइट। तो हमारे बॉडी में ढेर सारा वेस्ट बनता है, लेकिन बॉडी क्या कर सकती है, उसी वेस्ट को दूसरे रूप में काम में ला सकती है। और अगर ऐसा वो करेगी तो हमारे बॉडी की ऊर्जा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और ऊर्जा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इस फिनोमिना को कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब बॉडी की कैपेबिलिटी कि बॉडी अपने बनाए हुए वेस्ट को बेकार ना जाने दे, उसी के अंदर उसी का एक किसी और तरीके से यूज करे। जिस तरह से अखबार को वेस्ट ना थ्रो ना करके अखबार से नैपकिन बन गया, नैपकिन से कुछ और बन गया। रिसाइकलिंग, बॉडी कैन रिसाइकल इट्स वेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ये है नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2016। जिनके बॉडी में वेस्ट ज्यादा बन जाता है तो बॉडी उस वेस्ट को बाहर नहीं फेंक पाती है, और तब आता है हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां, राइट। या फिर ब्लॉकेज, एंजाइना, ये सब बीमारियां। अगर बॉडी वेस्ट को बाहर फेंक भी नहीं पा रही है, यूज भी नहीं कर पा रही है। अगर आप चाहते हैं बॉडी अपना वेस्ट को यूज कर ले तो याद रखिए ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब बॉडी कैन रिसाइकिल इट्स वेस्ट। अब क्या हम करें कि हमारा बॉडी हमारे बॉडी के अंदर के वेस्ट को रिसाइकिल कर ले? क्या हम करें? उसके लिए एक ही बात याद रखिए, बॉडी वेस्ट को यूज तब कर पाती है जब आप बॉडी को रेस्ट देते हैं, रेस्ट, आराम देते हैं स्टमक को। तो नियम यह रहा कि रोज आपको 12 घंटे फास्टिंग करना है। 12 घंटे फास्टिंग मतलब आपको 24 घंटे में 12 घंटे ही खाना अलाउड है। आपने सुबह 8 बजे खाना शुरू किया, रात के 8 बजते ही मुंह बंद, खाना अंदर नहीं जा सकता। अब अंदर कब जाएगा? अगले दिन सुबह 8। आपने सुबह 6 बजे खाना शुरू किया तो कितना खाना बंद? 6 बजे। सिर्फ ये नियम अगर आप पालन कर लेंगे तो आपका जो 250 से ऊपर आ रहा था वो नीचे आ जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर अगर 250 से ऊपर आ रहा था टोटल, वो नीचे आ जाएगा। सिर्फ एक रूल कि मुझे 12 घंटे के ब्रैकेट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कम खाओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि खाने को बदलो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो भी आप खाते हैं 12 घंटे के विंडो के अंदर ही खाइए, और 12 घंटे के बाकी जो टाइम है उसमें ना खाइए। पानी पी सकते हैं, राइट, लेकिन अवॉइड कीजिए खाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बॉडी ऑटोफेजी को स्विच ऑन कर देगा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो बॉडी के अंदर के वेस्ट अपने आप यूटिलाइज होंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 दिन में, 3-4 दिन में। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ज्यादा है भी 250 से, तो दवा में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑटोफेजी को स्विच ऑन करने की जरूरत है, जो कि बहुत आसान है, सिर्फ एक नियम बॉडी में अप्लाई करना। तो ये तो हो गया सेकेंड। अब आता है टाइप 3 मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसे लोग जो बीपी की गोली भी ले रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की गोली भी ले रहे थे, और अब डायबिटीज की गोली भी है, मतलब 4-5 तरह के कॉम्बिनेशन ड्रग्स पे हैं। वो उनको कैसे अपने बॉडी के बिजनेस को ठीक करना है, उसके लिए सिंपल नियम आप याद रखिए। ये एक नया रिसर्च है, 2016 का रिसर्च है, प्लॉस 1 मेडिसिन में आया अप्रैल 2000, HIIT। इसको सिंप्लीफाई करता हूं। अगर ऐसे लोग जो बीपी की गोली ले रहे थे, कोलेस्ट्रॉल ले रहे थे, अब डायबिटीज गोली पे है, मेरे कहने पे 3 दिन दवा छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जब मेजर करके देखा तो 250 से ऊपर सारे आंकड़े आ रहे हैं, उनको क्या करना है मैं ये बता रहा हूं।
इस रिसर्च के अनुसार जो 2016 की रिसर्च 2 साल पहले हुई कि अगर कोई भी इंसान रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करे, चाहे दौड़े, स्विमिंग करे, 1 घंटा रोज अगर एक्सरसाइज करे तो ये सारे आंकड़े ठीक हो सकते हैं। मोटापन ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, ब्लड शुगर ठीक हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं, ये तो हम करते नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं है उनको क्या करना है, यही नई रिसर्च है। अच्छा 1 घंटा नहीं है आपके पास, कितने देर है? 5 मिनट तो है कि 5 मिनट भी नहीं है? रोज अपने आप के लिए 5 मिनट तो है? बताइए हाँ या ना? हाँ 5 मिनट है। कोई ऐसा है कि मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है? ऐसा नहीं होगा, 5 मिनट तो पक्का ही है। जिनके पास 1 घंटा नहीं है लेकिन वो एक्सरसाइज का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको 5 मिनट क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। HIIT एक नया तरह का एक्सरसाइज है जो इन्होंने डिवाइस किया है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये इन्होंने बोला है 5 मिनट नहीं, 11 मिनट। अगर दिन में आप रोज 11 मिनट कर पाए, हर दिन 11 मिनट, तो वो 1 घंटे जिम जाने के बराबर फायदा देगा, 1 घंटे दौड़ने के बराबर क्या फायदा देगा। और मेरी समझ से जिन लोगों ने बोला कि 5 मिनट आपके पास है, श्योरली उनके पास 11 मिनट भी होंगे। आप 11 मिनट छोड़िए, पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद 6 मिनट, फिर उसके 2 दिन बाद 7 मिनट, 11 मिनट की सुबह मुझे अपने लिए 11 मिनट देने हैं। अगर आप 11 मिनट दे पाए तो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ब्लड उतना ऊपर जाएगा नहीं। वैसे तो दवाई से भी फायदा नहीं होता, सिर्फ आंकड़े कम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये ट्रेनिंग कैसे करना है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, राइट। 5 मिनट क्या करना है, ये ट्रेनिंग क्या है, कैसे करना। शुरू कीजिए 5 मिनट से, फिर हफ्ते 10 दिन में उसको 11 मिनट तक ले आइए, फिर रोज 11 मिनट का रूटीन बना दीजिए, सुबह सुबह या शाम को खाली पेट, जब भी एक टाइम, राइट। तो ये एक्सरसाइज कैसे है मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है किचन स्लैब एक्सरसाइज। ये किचन में जाके करना है। सुबह जैसे ही खाने का याद है, किचन में गए, पहले अपने आप को कसम खानी मैं एक्सरसाइज करूंगी या करूंगा, उसके बाद ही मैं खाने को टच कर सकता हूं, राइट। किचन स्लैब, इसमें किसी की जरूरत है, सिर्फ किचन की जरूरत। किचन है सबके पास? जिसके पास किचन नहीं होगा उसके पास बीमारी भी नहीं होगी, राइट। तो किचन में जैसे ही जाएंगे सुबह उठ के, तो ये किचन का स्लैब मान लीजिए। तो कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूं। जितना अगर आसान चाहिए तो इसको थोड़ा ऊपर, जितना ऊपर होगा उतना आसान हो जाएगा, जितना नीचे होगा उतना मुश्किल होता जाएगा। तो अपनी कितना आप सह पाते हैं उसके हिसाब से ये हाइट ऊपर नीचे आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जो आपके हाइट के हिसाब से परफेक्ट हो, राइट। तो मैं इसको करके दिखाता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसके अंदर क्या गुण है और कैसे आपको करना है और कैसे फायदा होगा। देखिए अगर मैं ये करता हूं तो मैं कैसे करूंगा। 10 बार फॉर एग्जाम्पल 10 बार ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मल। लेकिन अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखने में आसान लग रहा है, मुश्किल बना रहा, मुश्किल और मुश्किल, आगे बढ़ते जाइए मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। आसान होता जाएगा। आसान करना मुश्किल करना आप पे है, इंपॉर्टेंट है करना है। 10 बार करना है। 10 बार ये किया बिना रुके उसी वक्त, मतलब एक पर्टिकुलर मसल को रेस्ट मिल रहा है तो दूसरा मसल शुरू कर दिया, राइट। ये होते ही तीसरा, अब पैर, दोनों हाथ अब गए पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा उठना है, आधा उठना है, नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन करना 10 बार है, राइट। ये किया, आप देख रहे हैं हाथ को रेस्ट मिल गया, राइट। पैर में कर रहे हैं, अब पैर को जब रेस्ट चाहिए तो हाथ से करना है। लेकिन एक चीज को रेस्ट नहीं मिल रही हो, किसको? हार्ट एंड लंग्स, उसको रेस्ट नहीं देना है, लगातार करना है। ये सांसें फूल रही हैं, लगातार करना है। अब चौथा पकड़ लिया, 4 5 7 8 9 10। ये 4 आपने एक्सरसाइज किए, इसी का 5-5 साइकिल, ये पूरा एक साइकिल हो गया। फिर 2,
फिर 3, 4, 5, ऐसे करते करते अगर आप 8 से 10 साइकिल कर पाए तो 11 मिनट हो गए, और आपकी थकान ऐसी होगी जैसा 1 घंटा एक्सरसाइज करने से होता है, राइट। सो पहली बात, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं घुटने में दर्द है, तो वो ये एक्सरसाइज ना करके इसका ऑल्टरनेट पकड़ लिया, 1, 2, 3, 4, 5, अब इस पैर से 2 बार, 2, 3, 4, 5। सो 2 बार हाथ को मौका दिया, 2 बार पैर को मौका दिया, 2 बार हाथ को मौका दिया, 2 बार पैर को मौका दिया, फिर हाथ को पैर को। ऐसा पहले दिन आप 3-4 बार कीजिए, मतलब 10 साइकिल मत कीजिए, 3 साइकिल, 2 साइकिल, अच्छा 1 साइकिल तो कर ही सकते हैं। जब आप करेंगे, 1 साइकिल भी करेंगे तो आपको लगेगा कुछ हो रहा है बॉडी में, राइट। लेकिन उसको बढ़ाना है, 11 मिनट करेंगे तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, और 11 मिनट तो है ही सबके पास, 11 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो है ही, राइट। सो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो एक्सरसाइज है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए ना तो हमारे पास टाइम है, ना ही जगह, जिम नहीं है, बाहर दौड़ने कहाँ जाएं, दोस्त नहीं है, समय नहीं है, लेकिन ये वाला किचन स्लैब तो सभी के पास है, राइट। तो ये है न्यू रिसर्च 2016 का, इसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के मसल्स को आप रेस्ट दे रहे हैं बारी बारी से, लेकिन हार्ट और लंग्स को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। और ऐसा करने से हार्ट एंड मसल की जो एक्सरसाइज होती है वो इतनी प्रभावशाली होती है कि आप पाएंगे कि कुछ दिनों में, करीब 10 दिन से 15 दिन में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर वो 250 से नीचे 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 आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती जाएगी। इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है, किसी नंबर को अचीव करने के लिए नहीं कर रहे हैं सारा कुछ, हम अपने हेल्थ को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। हेल्थ तो अचीव हो ही जाएगा, बट सब्सिक्वेंटली ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा।